हेलो स्टूडेंट्स, डीएनएपी फिजिक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ाई कर रहे हैं बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर फिजिक्स डीएससी के हमारे पेपर इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स को यूनिट नंबर 1 हम लोग काफ़ी अच्छे से अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स के लिए क्या होता है मैटर वेव, क्वांटम आस्पेक्ट क्या है तरंगों के लिए, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के लिए, प्रकाश की गति के लिए, इन सारी चीज़ों पे धीरे धीरे हम लोग अपना कमांड स्थापित करते चले आ रहे हैं इससे पहले के क्लासेस में। आई होप अभी इस वीडियो तक पहुंचने से पहले आप लोगों ने इससे पहले के जितने लेक्चर हमने डिलीवर किए हैं आपको, उसको आपने देख लिया होगा। चूँकि स्टूडेंट्स, मैं फिर से आप लोगों को रिमाइंड कराऊं कि ये पेपर पूरा तरीके से इंटर रिलेटेड है। तो अगर आपके और फ्रेंड्स या और आप बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अगर इससे जुड़ नहीं पाए हैं, तो उन्हें प्लीज़ आप शेयर कर दीजिए ताकि ये उनके टच में भी रहे, क्योंकि ये कंटिन्यूसली पूरे चौथे यूनिट तक हम क्वांटम फिजिक्स की ही बात कर रहे हैं, उनके फाउंडेशन की ही बात कर रहे हैं, उससे निकलने वाले एस्पेक्ट्स की भी बात कर रहे हैं। चैनल पे और कौन कौन से कोर्स आने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं ब्रीफ करूं तो न्यूक्लियर फिजिक्स हम बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि न्यूक्लियर फिजिक्स क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ टूल्स की डिमांड करता है। इसलिए क्वांटम मैकेनिक्स का फाउंडेशन हम पहले आपका बना रहे हैं। जैसे ही यूनिट नंबर 2 के कुछ टॉपिक्स हो जाएंगे, उसके पैरेलल में ही आपका ये न्यूक्लियर फिजिक्स का चीज़ भी स्टार्ट होना शुरू हो जाए, क्योंकि वहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स के बहुत सारी चीज़ों का उपयोग हमको करना है, उसी एस्पेक्ट से हमको पढ़ाई करनी है। क्योंकि जैसे ही हम लोग न्यूक्लियस रेंज पे चले जाते हैं, मॉलिक्यूल्स को भेदते हुए नाभिक और इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल्स की ओर जब चले जाते हैं, तो सारा सारा जो फिजिक्स का जो मूल नियम है या क्लासिकल फिजिक्स है या फिर भौतिक के पुरातन सिद्धांत हैं वो फेल हो जाते हैं। वहाँ पे फिर जो न्यूटोनियन यांत्रिकी बोलते हैं वो सारी चीज़ें नहीं लगती। इसलिए थोड़ा सा जब तक हम लोग इस तरंग का एक जो मेन इक्वेशन होता है जिसको हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन बोलते हैं, उसके तक हम लोग जब तक हमारे इस इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स वाले पेपर में जब पहुंच जाएंगे, तो वहाँ से कुछ टूल हमको मिल जाएगा, जो कि बहुत जल्दी जल्दी होगा। बहुत आपको इसके लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। तो विथ इन अ कपल ऑफ डेज में हम उसको भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उसका भी स्टार्टिंग पोर्सन न्यूक्लियस के इंट्रोडक्शन वगैरह चीज़ जैसे चीज़ों से है। चैलेंजिंग भी है, इंटरेस्टिंग भी है, तो वो आने वाला है। और कुछ बच्चों की डिमांड मैथ्स की होती है। तो देखिए, जो सब्जेक्ट्स मैंने अपने फिजिक्स के बैकग्राउंड में, फिजिक्स के फील्ड में जो जो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो जिन पे मैं अपना कमांड रखता हूँ, जिन पे मैंने अपने समय पढ़ाई की होगी, उनसे रिलेटेड कंटेंट, चाहे वो आपके मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो या फिजिक्स से रिलेटेड हो, वो तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको डिलीवर हो। तो मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे सिलेबस की जानकारी है, आप लोग इस बार अपने मैथमेटिक्स के डीएससी में रियल एनालिसिस पढ़ने वाले हैं, और जो डीएसई के बच्चे हैं वो लोग न्यूमेरिकल मेथड्स पढ़ने वाले हैं। तो चूंकि न्यूमेरिकल मेथड्स थोड़ा सा कॉमन सा पेपर है, फिजिक्स में भी जो हायर स्टडी करते हैं वो लोग भी उसको पढ़ते हैं। तो आने वाले टाइम पे, थोड़ा अभी इतना जल्दी तो नहीं, बट आने वाले टाइम पे जब फिजिक्स का सिलेबस थोड़ा ठीक ठाक कवर हो जाए, तो मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल मेथड्स के जो सिलेबस है, जो डीएसई होगा, जो डिपार्टमेंट स्पेसिफिक इलेक्टिव पेपर मैथमेटिक्स के बच्चों के लिए, न्यूमेरिकल मेथड्स के जो टाइटल का नाम का पेपर है, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे जिस्ट के तौर पे, वो मैं आपको कराऊंगा। बट अभी हमारा फोकस इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, जो कि डीएसई फिजिक्स के तौर पे रहेगा, क्योंकि मेरा पूरा पूरा टारगेट फिजिक्स के ऊपर है। उसके ऊपर जितना भी मेरे से हो पाएगा आप लोगों के लिए हेल्प करूंगा। रियल एनालिसिस कोर प्योर मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है, तो उस अच्छा रहेगा कि आप उसको किसी मैथ्स के स्पेशलिस्ट से या उस तरह के आप वीडियोस वगैरह ढूंढें, क्योंकि मैं उस सब्जेक्ट के साथ न्याय नहीं कर पाऊंगा। और किसी सब्जेक्ट को अगर सिर्फ काम चलाऊ आपको बताया जाए, सिर्फ एग्ज़ाम में नंबर पाने की ओर बताया जाए, तो वैसा मेरा एटीट्यूड नहीं है। तो इसलिए उस पेपर की मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से अच्छे आपका जो कॉलेज के टीचर होंगे उनसे थोड़ी सी चर्चा करिए, सलाह करिए। आजकल टीचर्स उन बच्चों को ढूंढते हैं भाई कि कौन क्यूरियोसिटी रखता है पढ़ने के लिए। बहुत सारे बच्चे से जब आप टीचर के साथ आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं रहेगा तो भी आपको वो हेल्प नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आप उनके साथ टच में रहिए और रियल रियल एनालिसिस का पेपर बड़े ध्यान से पढ़िएगा। ठीक ठाक चैलेंजिंग लेवल का पेपर है। थ्योरम्स वगैरह उसमें आते हैं, रिमान इंटीग्रेशन, रिमान के जो थ्योरम्स वगैरह, वो सब आप देखिएगा। अगर आने वाले फ्यूचर में हमें कुछ कंटेंट लगता है जो हमारे स्ट्रेंथ का है, तो मैं ज़रूर आप लोगों को उससे रिलेटेड डिलीवर करूँगा। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन जैसी चीज़ें थी। और आप जितना हो सके अपने दोस्तों को, साथियों को, इसको अगर आप जितना स्प्रेड करेंगे, जितना आप शेयर करेंगे, तो उनके लिए अच्छा होगा।
ये मैं तो यूट्यूब को सिर्फ आप तक पहुंचने के लिए एक टूल की तरह यूज़ कर रहा हूं, क्योंकि फिर अलग से ऐप या और किसी टाइप के मीडियम के से बचने के लिए जो चीज़ हमारे मोबाइल पे, लगभग सभी बच्चों के मोबाइल पे ये चीज़ तो अवेलेबल होती ही है, तो बस उसको एक टूल की तरह आप तक, आप इस स्टेट छत्तीसगढ़ स्टेट के किसी भी कोने पे हैं या फिर आप कंट्री के किसी भी कोने से इसको देख रहे हैं, तो वहाँ आप तक ये पहुँचने के लिए एक माध्यम है। तो इसके जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, जैसा भी रूल रेगुलेशन है, वो तो हम फॉलो करते ही हैं। बट आप से मेरे रिक्वेस्ट करने की जो प्रयास है वो ये है कि जितने ज़्यादा जो बच्चे ज़रूरत है उन तक पहुँचाइए। किसी को वीडियो से हेल्प मिल सकता है, किसी को नहीं भी मिल सकता है। वो व्हाटएवर, वो आपकी चॉइस है। चलिए ठीक है। आज की इस क्लास में, जिसमें हम लोग यूनिट 1 को ही डिस्कस कर रहे हैं, हमारे इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स, आज की क्लास में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाला हूँ, जो कि बड़े मार्क्स के क्वेश्चन आपको इस यूनिट नंबर 1 से बनाने वाला है, जो कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो आता है हमारे 70 मार्क्स के पेपर में, जो लास्ट बड़े मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है उससे रिलेटेड मीडियम मार्क्स का भी क्वेश्चन बन सकता है, ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है। उसके साथ साथ हमको फाउंडेशन भी अपना बिल्टअप करते हुए चलना है अगले यूनिट के लिए। यहाँ से फाउंडेशन क्लियर नहीं रहेगा, अगला यूनिट बिल्कुल दिमाग से ऊपर जाएगा। ठीक, तो उसके लिए थोड़ी सी अपने माइंड को भी आप ओपन रखिएगा। हो सकता है आपको बीच बीच में कहीं बोर लगे, तो आप प्लीज़ वहाँ पे पॉज कर लीजिएगा और उसके बाद आप थोड़ा सा ब्रेक लेके आगे बढ़िएगा। विजुअलाइजेशन का विंडो जरूर ओपन रखिएगा अपने माइंड में। आप तभी इस क्लास को देखिए जब आप पूरी तरीके से क्लीन माइंड है। ये नहीं कि आप इस तरफ क्लास भी देख रहे हैं और देखते देखते इन नोट्स को सिर्फ कॉपी में आप लिखते चले जा रहे हैं, और आपके माइंड में तो फिर कोई गाना चल रहा है या किसी की यादों में आप खोए हुए हैं, तो वो नहीं। वहाँ पे आपका माइंड ओपन होना चाहिए। इमेजिनेशन अगर आप थोड़ा सा इसको कर लेंगे, विजुअलाइजेशन अगर आप इसको जो आज हम पढ़ेंगे उसको अगर आप कर लेंगे, तो आगे आने वाला बहुत बहुत हैवी हैवी जो मैथमेटिकल इक्वेशंस जो आएंगे, वो आपको बहुत कंफर्ट जोन में मिलने वाले हैं। अदरवाइज क्वांटम मैकेनिक्स धीरे 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 एक चैलेंजिंग जोन की ओर मूव करने लगता है, तो हमें उससे बचना है भाई ना। हमको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। दुनिया में सबसे ज़्यादा मेहनती प्राणी कौन है? गधा है। उसके ऊपर आप कुछ भी करेंगे तो वो बिना शिकायत के, वो पत्थर भी आप उसके ऊपर लाद देंगे तो वो करता है। हमें वैसा नहीं बनना है। बुद्धि जो भगवान ने आपको दी है, इमेजिनेशन की पावर जो आपको दी गई है, उसका उपयोग आपको करना है। ठीक, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करता हूँ मैं। ओके स्टूडेंट, तो आज के क्लास का टाइटल है हमारा गॉसियन वेव पैकेट और फेज एंड ग्रुप वेलोसिटी क्या है। इससे बड़े मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, आपको बड़े ध्यान से समझना है। गॉसियन वेव पैकेट क्या है? तो इससे पहले तक के क्लासेस में हमने ये जाना था कि जो मैटर पार्टिकल होता है, जो कण है, द्रव्य कण, उसके साथ साथ एक वेव एसोसिएटेड होता है, और साथ ही साथ वो वेव किस तरह से मूव करता है, क्या उसका तात्पर्य है, कितने तरंगें उसके साथ एसोसिएटेड होती हैं, वो अपन को हमने पिछले क्लास में सीखा था। तो उन्हीं सिद्धांतों को लेते हुए आज हम लोग ये गॉसियन वेव पैकेट आखिर हम लोग किसको बोलेंगे उसको जानेंगे, और फेज और ग्रुप वेलोसिटी का क्या कंसेप्ट है क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग। अब फेज और ग्रुप वेलोसिटी पिछले सेमेस्टर में भी पढ़े हो, बट वो ऑप्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से था। आज हम उन्हीं सिद्धांतों को, जो फेज और ग्रुप वेलोसिटी आप जो पिछले सेमेस्टर में पढ़े हैं, उन्हीं को लेते हुए हम क्वांटम मैकेनिक्स में उस चीज़ को अप्लाई करेंगे। तो इससे पहले तक के क्लासेस में डी ब्रॉगली सिद्धांत से हम लोग ये जानते हैं कि जो वेवलेंथ होता है मैटर वेव का ना, यहाँ पे लैम्डा द्रव्य तरंगों का जो तरंग दैर्ध्य है उसको प्रदर्शित करता है, जिसका मान h/p होता है, जहाँ पे p हम लोग जानते हैं संवेग होता है, और संवेग का सूत्र m इंटू v होता है, जहाँ v कण का वेग, m द्रव्यमान है। साथ ही साथ फोटोन जो एनर्जी लेके आता है अपने साथ, उसका मान E इज इक्वल टू एच न्यू है। तो न्यू का मान अगर मैं निकालूं तो E/h होगा। साथ ही साथ मैं जानता हूँ कि सापेक्षिता के सिद्धांत से, आइंस्टाइन के मास एनर्जी रिलेशन से, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है। यहाँ से अगर मैं न्यू का मान निकालना चाहूँ, यहाँ से ई का मान अगर आप इस एक्सप्रेशन में ऐसे पुट कर देते हैं, तो न्यू का मान आपको मिलेगा mc²/h। ठीक है। अब डी ब्रॉगली तरंग का वेग क्या होगा? अगर हम मानते हैं, जो सिंपल सूत्र होता है, आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य और वेग में क्या सूत्र है, तो छोटे क्लासेस में आप लगातार पढ़ते चले आ रहे हैं कि v इज इक्वल टू एन लैम्डा, ऐसे पढ़ते हैं। v क्या है? उस कण का वेग है, n क्या है? उसकी आवृत्ति है, और लैम्डा क्या है? उसका तरंग दैर्ध्य है। तो डी ब्रॉगली तरंग का वेग यदि मैं u से डिफाइन करता हूँ, तो अगर मैं बोलूँ कि डी ब्रॉगली तरंग का जो वेग है वो u है, तो उसका मान न्यू लैम्डा होगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को हम लोग अपने इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन में न्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है।
तो u इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। अब जो न्यू का मान आप यहाँ पे निकाले हो उसको यहाँ पे पुट कर देंगे अपन। तो देखिए जरा u का मान मुझे क्या मिलेगा, एम सी स्क्वायर बटे एच, ये न्यू का मान हो गया। और लैम्डा का मान ये मैं जानता हूँ डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य से, लैम्डा का मान तो इतना होता है, तो उसे आपने पुट कर दिया एच बटे एम वी। तो यहाँ से देखेंगे एम एम कैंसिल आउट हो जाएगा, एच एच कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको यू का मान मिलेगा सी स्क्वायर बटे वी। इसका जो कंक्लूजन निकलने वाला है उसको इमेजिन करने की कोशिश करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये कंक्लूजन है जिसको आपको अंडरस्टैंड करके चलना है। ये हमको मिला जो डी ब्रोगली जो तरंग था हमारा, उसका जो स्पीड है u इज इक्वल टू सी स्क्वायर बटे वी मिला है। अब स्टूडेंट आप इस चीज को जाने कि c क्या है। c है प्रकाश का चाल और v क्या है, कण का वेग है। तो यहाँ पर क्या रिजल्ट निकल के आता है कि भाई यह समीकरण यह दर्शाता है कि जो डी ब्रोगली तरंग का जो वेग है कितना आया है, सी स्क्वायर बटे वी आया है, के तुल्य है। मतलब मैटर वेव की गति प्रकाश की गति से अधिक है। सी मतलब लाइट का स्पीड 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, उसका स्क्वायर करो। सी स्क्वायर का मतलब है इसका स्क्वायर करिए, और जो कण पार्टिकल जो गति कर रहा था उसके स्पीड से उसको डिवाइड करो। तो पार्टिकल तो ऑब्वियस है कम गति से ही करेगा, जो एम द्रव्यमान का वेग है वो पी संवेग से एम इंटू वी के गति से गति कर रहा है, तो वो वी उसकी गति है। तो u का मान है सी स्क्वायर बटे वी, तो ये क्वांटिटी जो है c से तो बड़ी ही आएगी। c क्या है, सिंगल c क्या होता है, प्रकाश की चाल होती है। और हम लोग जानते हैं फिजिक्स में कि जो c है प्रकाश की चाल ही प्रकृति में सर्वाधिक गति वाली चाल है। सर्वाधिक अगर कोई वेग है तो वो किस चीज का मान है, लाइट की स्पीड है। और ये कंक्लूजन ये बता रहा है कि जो डी ब्रोगली तरंग होगा, जो किसी भी मैटर वेव के साथ जो निकलने वाला तरंग होगा, वो प्रकाश की गति से भी ज्यादा तेजी से चल रहा है। तो जो कि आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार असंभव है। आइंस्टाइन ने ये कहा था कि इस प्रकृति में सबसे तेज चलने वाली चीज अगर कोई है तो वो है लाइट। तो ये कंक्लूजन जो हम लोग निकाल के लेके आए वो मैटर वेव डी ब्रोगली तरंग का जो वेग निकाल के लाया वो ऐसा है जो कि असंभव है। तो फिर क्या तात्पर्य निकल के आता है इससे, क्या कंक्लूजन निकल के आता है इससे, उसको समझना है। एक तो ये कि ये इक्वेशन जस्टिफिकेबल नहीं है, दूसरा और क्या है, साथ ही साथ यदि कण से संबद्ध डी ब्रोगली तरंग की चाल u कण के चाल v से अधिक है तब कण पीछे रह जाएगा। v क्या आया है, u इज इक्वल टू सी स्क्वायर बटे वी। और पहला कंक्लूजन ये बोल रहा है कि u जो है ज्यादा है, c से भी ज्यादा है, मतलब ये लाइट से भी तेज चलता है जो क्वांटम तरंग बनती है वो। और यदि द्रव कण से संबंधित डी ब्रोगली तरंग की चाल u कण की चाल से अधिक है, मतलब u जो है आपके v से ज्यादा है, v मतलब उस पार्टिकल जो पिंड है उसकी गति और उससे संबंधित तरंग की गति ये है। तो यदि पार्टिकल की गति से ज्यादा है तरंग की गति, तो पार्टिकल पीछे छूट जाएगा और वेव आगे चला जाएगा। पार्टिकल पीछे की ओर रहेगा और वेव आगे की ओर चले जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता ना, वास्तव में ऐसा नहीं होता। ये अस्तित्व, ये भी कंक्लूजन ऐसा नहीं होता, तथा कण क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। तो इससे क्या निकलता है कि एक वेव के कंसेप्ट से अगर हम इस चीजों को देखें कि हम ये बोले कि एक पार्टिकल के साथ कोई एक पार्टिकल है, उसके साथ अगर हम मानते हैं कि कोई एक वेव ऐसे एसोसिएटेड है, ऐसे चल रहा है, उसमें पार्टिकल है और ये आगे जो मूव कर रहा है वो वेव है, तो एक कंक्लूजन ये निकला कि भाई जो चल रहा था वो लाइट की स्पीड से भी ज्यादा जाता है। ये एक तरंग अगर मानते हैं तो इसको, जो कि गलत डिसीजन निकला। अगर u ज्यादा है v से, भाई ये ज्यादा है, एक तो बोल रहा है कि लाइट की स्पीड से भी ज्यादा है, और ज्यादा है मतलब वो ऑब्वियस है कण की स्पीड से भी ज्यादा होगा। तो कण की स्पीड से भी ज्यादा होगा मतलब वो कण तो पीछे रह जाएगा और वेव आगे चला जाएगा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। इमेजिन करिए फ्लैश को या सोनिक को, तो वो दौड़ते हुए चले जाता है और वेव उसके साथ निकल, उसके पैरेलल पॉइंट से निकलते हुए पीछे की ओर बढ़ते चले जाता है, वेव आगे नहीं जाता। तो ये स्थिति भी गलत है। तो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला कि जो पार्टिकल मूव करता है,
जो भी पार्टिकल क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग मूव करता है उसके साथ एक ठो वेव नहीं बल्कि बहुत सारे वेव्स का एक कॉम्बिनेशन साथ में चलता है, जिसको हम लोग वेव पैकेट बोलते हैं। एक तो रिजल्ट क्या निकला है यहाँ पे, द मटेरियल पार्टिकल, जो पार्टिकल द्रव्य पदार्थ का जो पार्टिकल, द मटेरियल पार्टिकल कैन नॉट बी इक्विवेलेंट टू अ सिंगल वेव ट्रेन, मतलब किसी एकल तरंग से किसी एक पार्टिकल का संबंध नहीं होता। ये कंक्लूजन निकल रहा है इस दोनों जो एनालिसिस हम लोग किए थे। तो इसका तात्पर्य ये है कि जो कण के साथ जो तरंगे हैं, जो द्रव्य तरंगे हैं या जो डी ब्रोगली तरंगे हैं, वो बहुत सारी ग्रुप में गुथी हुई हैं। सिर्फ एक तरंग नहीं चलती है, जब भी कोई क्वांटम पार्टिकल मूव करता है तो उसके साथ साथ केवल एक तरंग नहीं होती बल्कि कई तरंगों का कॉम्बिनेशन होता है। तो फिर उसके बाद श्रोडिंगर ने अपना एक कंसेप्ट दिया कि भाई विभिन्न तरंगदैर्ध्यों और आवृत्तियों के अलग अलग तरंगें पार्टिकल के साथ मूव करते हुए माध्यम में अध्यारोपण करती हैं, इंटरफेरेंस करती हैं और संपोषी और विनाशी व्यतिकरण की स्थिति बनती है। आप इसको पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं हम लोग, इंटरफेरेंस जिसको व्यतिकरण बोलते हैं। तो व्यतिकरण कैसे होता है, दो तरंगों के अध्यारोपण के फलस्वरूप। तो जहाँ पे हमको संपोषी व्यतिकरण बनता है वहाँ पे अधिकतम तीव्रता मिलती है, और जहाँ पे विनाशी व्यतिकरण बनता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है, वहाँ पर अंधेरा मिलता है जो लाइट का पैटर्न है उसमें। तो इसी चीज को श्रोडिंगर ने ये कहा कि अभी तक ऊपर तक के डिस्कशन से तो ये समझ में आया कि भाई उसके साथ कोई एक वेव नहीं है बल्कि कई ठो वेव गुथे होते हैं। तो श्रोडिंगर ने इसके लिए अब मतलब ये कंक्लूजन जो हिंदी में यहाँ पे लिखा हूँ कि द्रव कण से केवल एक तरंग संबद्ध नहीं होती, इसको रट लीजिए आप, है ना, दिमाग में इस चीज को बैठाइए कि कोई भी पार्टिकल यदि क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है तो उसके साथ सिर्फ एक ठो तरंग नहीं है बल्कि कई तरंगों का कॉम्बिनेशन उसके साथ गुथा हुआ रहता है। अब उसको डीप में और समझते हैं। इसे तो श्रोडिंगर ने, ये व्यक्ति का नाम है, श्रोडिंगर ने माना कि गति करते हुए पार्टिकल जो मैटर कण है, द्रव्य कण, एक तरंग पैकेट के तुल्य होता है। ये जो चित्र में बना हुआ है, ये जो ऐसे डॉट लाइन लगा के इसको जो घेरे हैं ना, ये वेव पैकेट है और इसी को गॉसियन वेव पैकेट भी कहा जाता है, क्योंकि आगे चल के ये पूरा पूरा अपना रोल मैथमेटिकल फॉर्म में ले लेगा। ओके, इसीलिए इस पर्टिकुलर जोन को हम लोग गॉसियन वेव ट्रेन पैकेट बोलते हैं। अभी और आगे समझ में आएगा। तो श्रोडिंगर ने जो बोला कि गति करते हुए द्रव कण एक तरंग पैकेट के तुल्य होता है, न कि एक अकेले तरंग के जैसे। इस प्रकार एक तरंग पैकेट अनेक भिन्न भिन्न आवृत्ति, तरंगदैर्ध्य, वेग के तरंगों का एक समूह होता है। जो वेव पैकेट होगा वो भिन्न भिन्न आवृत्ति, तरंगदैर्ध्य, वेग के तरंगों का एक ग्रुप है, जो कि आपस में क्या करते हैं जी, अध्यारोपण के फलस्वरूप क्या करते हैं, व्यतिकरण करते हैं। ठीक, संपोषी व्यतिकरण जहाँ पे होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहाँ पे होता है, उस क्षेत्र में कण के पाए जाने की संभावना रहती है। जो पार्टिकल चल रहा है ना दौड़ते हुए, जो वो वेव बना रहा है, उस पार्टिकल की स्थिति को उस तरंग के आधार पे कहाँ पर है उसको ढूंढना है। अगर, क्योंकि ये जो आप स्टडी कर रहे हो ना, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल की चीजों को स्टडी कर रहे हो, माइक्रोस्कोपिक लेवल। माइक्रोस्कोपिक लेवल मतलब 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम से और छोटी चीजें, जो कि डिश करते करते 10 फर्मी मीटर से भी और जाते जाते 10⁻24 टू 26 ऐसा रेंज तक जाते हैं, मतलब बहुत 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 छोटा। तो इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल बोलते हैं। और एक होता है मैक्रोस्कोपिक लेवल। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल मतलब जो पिंड, ग्रह, प्लैनेट, गोली, पत्थर, ये सब इस स्थिति में आपको डी ब्रोगली तरंग दृश्यमान नहीं होगी, क्योंकि डी ब्रोगली तरंग का कंसेप्ट क्या पढ़े थे जी हम लोग, आपको पता होगा कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। जिस पदार्थ का मास बहुत ज्यादा होगा उसका तरंगदैर्ध्य बहुत छोटा होगा। तरंगदैर्ध्य बहुत छोटा होगा मतलब बहुत ज्यादा आवृत्ति होगी, तो बहुत ज्यादा आवृत्ति होगी मतलब बहुत फाइन, एकदम छोटा तरंग बनेगा डी ब्रोगली तरंग, जो कि ऑब्जर्वेबल नहीं है। पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, बड़े बड़े प्लैनेट, इन सब से भी क्वांटम तरंगे हैं, लेकिन हम उसको नहीं डिटेक्ट कर सकते। बट जो पार्टिकल बहुत छोटे हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, फर्मियन, इन सब जब लाइट की गति के रेंज पे रिलेटिविस्टिक स्पीड से जब वो मूव करेंगे तो उससे उत्पन्न होने वाली जो तरंगे हैं,
जिसको द्रव्य तरंगे बोलूँगा मैं, जिसको मैटर वेव बोलूँगा मैं, जिसको डी ब्रोगली तरंगे बोलूँगा मैं, वो मेजरेबल रहती हैं। तो भाई उस इलेक्ट्रॉन जब गति से मूव कर रहा है तो उसके साथ जो वेव अटैच्ड है उसका एक पैटर्न है, उसको वेव पैकेट बोल रहे हैं। उस पार्टिकल के साथ साथ गति करते हुए विभिन्न तरंगों के, तरंगदैर्ध्यों के, आवृत्तियों का, विभिन्न वेगों के तरंगों का एक समूह उसके चारों ओर गुथा हुआ है, उसको वेव पैकेट बोल रहे हैं। तो उस बहुत सारे वेव के एक हायर लेवल के कॉम्बिनेशन के बीच में पार्टिकल कहाँ पर है उसकी स्थिति को पता लगाना है आपको। तो वो जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, जो विभिन्न तरंगे चलती हैं, वहाँ पे उस पार्टिकल के पाए जाने की संभावना रहती है। और जहाँ पे विनाशी व्यतिकरण होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, उस क्षेत्र में परिणामी आयाम जो है तेजी से घटकर शून्य हो जाता है और वहाँ पर उस पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता नहीं होती है, संभावना नहीं होती, जो कि आगे चल के ये पूरा पूरा चीज मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी में इन हो जाएगा। इससे जस्ट पहले क्लास में आप लोग मैथमेटिकल फिजिक्स 1 पढ़े हैं, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी का गॉसियन वेव मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपने पढ़ा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। तो वो मैथमेटिक्स अपन को यहाँ पे यूज़ करें, इसीलिए इसका नाम गॉसियन वेव पैकेट कहलाता है। तो यहाँ तक आपने इस चीज़ को समझा, श्रोडिंगर ने क्या बताया, उसने क्या कंक्लूजन निकाला। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी को लेते हुए अभी अपने थ्योरी में। तो भाई अब श्रोडिंगर ने कहा कि तरंग पैकेट होता है जो कि कई सारे तरंगों से मिलकर बना है। तो तरंग पैकेट के अव्ययी तरंगों के वेग को हम लोग तरंग वेग कहेंगे या फेज वेलोसिटी बोलेंगे। मतलब जैसे जो वेव पैकेट बना है ना, वो छोटे छोटे बहुत सारे वेव से मिल के बना है। तो जो सिंगल सिंगल वेव होता है, इंडिविजुअल वेव होता है, उसके स्पीड को हम बोलते हैं तरंग वेग या फेज वेलोसिटी। और जो ग्रुप ऑफ वेव का कॉम्बिनेशन है, जिसको वेव पैकेट जिससे मिलके बना है, उसको हम लोग बोलते हैं, तथा तरंग पैकेट के वेग को हम लोग किससे दर्शाते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, ग्रुप वेलोसिटी बोलते हैं और उसको वीजी से दर्शाते हैं। यहाँ से इस पैराग्राफ को बहुत अच्छे से समझिए। जो तरंग पैकेट में इंडिविजुअल कई सारी तरंगे हैं, वो इंडिविजुअली जिस स्पीड से चलती हैं उसको फेज वेलोसिटी बोलते हैं या फिर वेव वेलोसिटी बोलते हैं और उसको वीपी से प्रदर्शित करते हैं। और उन तरंगों का ग्रुप जिसको तरंग पैकेट हम लोग बोलते हैं, वो जिस गति से गमन करता है उसको हम लोग समूह वेग या फिर ग्रुप वेलोसिटी कहेंगे, उसको वीजी से दर्शाते हैं। तो इसी के बारे में समझना है। तो इससे पहले तक हम लोग क्या पढ़े, क्या सीखे हैं? इससे पहले तक के इन दो स्लाइड में आपने क्या चीज के बारे में जाना है? गॉसियन वेव पैकेट के बारे में। ये गॉसियन वेव पैकेट के बारे में। तो गॉसियन वेव पैकेट पे टिप्पणी लिखिए, बताइए बोलेगा। तो इतना चीज करके आपको इस एक्सप्रेशन को निकाल के ये जो दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमने निकाला कि भाई उसकी स्पीड लाइट की स्पीड से उतनी ज़्यादा ऐसे नहीं रहेगी उसको, और जो मेन यहाँ पे कंक्लूजन निकल के आया हमारा ये वाला कि भाई वो एक तरह से ब्रॉगली तरंग की जो हाँ, श्रोडिंगर ने क्या बताया उसके बारे में, श्रोडिंगर ने जो कंक्लूजन दिया यहाँ तक लिखना पड़ेगा, इस पेज तक, ऐसा एक डायग्राम बना के। ठीक, तो इंटरफेरेंस बाय सुपरपोजिशन से वो एक स्ट्रक्चर बनता है वहाँ पे। अब यहाँ से एक कंक्लूजन ये भी निकला कि जो इंडिविजुअल तरंगे हैं, छोटी छोटी तरंगे, वो जिससे चलती हैं वो तरंग वेव है, और जो पूरा पैकेट जिससे चलता है वो ग्रुप ग्रुप वेलोसिटी है। तो अब हम लोग इसको एक एक करके डिटेल में जानेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग कि वेव वेलोसिटी या फिर फेज वेलोसिटी क्या है और ग्रुप वेलोसिटी या फिर हाँ समूह वेग क्या है। ठीक, तो चलिए अब इसको समझते हैं। पहले आप डायग्राम देख लीजिए। श्रोडिंगर ने कहा कि विभिन्न तरंगे जो अलग अलग थोड़ी थोड़ी जिसकी आवृत्तियों में, वेगों में, तरंगदैर्ध्यों में फर्क रहता है, उनके सुपरपोजिशन से एक तरंग बनती है जिसको ही द्रव्य तरंग कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये वेव 1 है, ये वाला नीचे वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वेव 2 है। इन दोनों वेव के कॉम्बिनेशन से, इन दोनों वेव के कॉम्बिनेशन से अध्यारोपण से इस तरह से एक बड़ी वेव बनी है, जो कि इन दो बिंदुओं पर पॉइंट नंबर पी और क्यू पर सबसे मिनिमम पर है, और ये वाला हिस्सा जो है सबसे वो एक मैक्सिमम एरिया को लेके रखा हुआ है। ठीक, उसके इस बिंदु और इस बिंदु पर मिनिमम है। तो दो मिनिमम के बीच में जो आयाम का अधिकतम है वो वेव पैकेट कहलाता है, क्योंकि कई ठो मैक्सिमा को लेके रखा हुआ है, कई ठो वेव चलने वाले वेव के रिजल्ट्स को लेके रखा हुआ है। तो ये उसका तात्पर्य है श्रोडिंगर का कहने का कि पार्टिकल्स के साथ जो वेव चलती है एसोसिएटेड होके, वो कुछ इस तरीके से होती है अलग अलग, और वो जो पार्टिकल के साथ जब चलती है ना तो ऐसा पैटर्न बनाती है कि कहीं पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो कहीं पे रेंज में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो वो जो पार्टिकल चल रहा है
उसके पाए जाने की प्रायिकता इस से इस रेंज के बीच में होगी। ये जो मछली जैसा बना है, इस रेंज में वो पार्टिकल कहीं पे पाया जाएगा। एग्जैक्ट आप लोकेट नहीं कर सकते ना, आगे वाले यूनिट में हाइजेनबर्ग ने इसी चीज को समझाया है। तो वो यहाँ पे कहीं पे पाया जाएगा और पाए जाने की प्रायिकता हमको निकालनी है, इसीलिए ये गॉसियन वेव पैकेट कहलाता है। तो ये चित्र अभी आप ध्यान में रखिएगा, इसका और उपयोग करेंगे हम लोग। तो यहाँ से यहाँ तक को वेव पैकेट बोलते हैं। ये इसके कोऑर्डिनेट x1 और x2 इसके दूरी हो गए, डिस्टेंस हो गए। मान लो इधर मूल बिंदु कहीं पर है तो अब हम निकाल रहे हैं वेव और फेज वेलोसिटी। किसी तरंग पैकेट के अवयवी तरंगों के वेग को, ना बार बार बोल रहा हूँ, जो कंपोनेंट तरंग होते हैं उनके वेग को, उन तरंगों का हम लोग क्या बोलते हैं जी, तरंग वेग बोलते हैं या फिर फेज वेलोसिटी बोलते हैं, जिसको वीपी से प्रदर्शित करते हैं। कैसे निकालेंगे डेरिवेशन इसका? यदि एक्स अक्ष में चलने वाली न्यू आवृत्ति की या फिर ओमेगा कोणीय आवृत्ति की कोई तरंग है जिसका तरंग दैर्ध्य लैम्डा है, जिसका संचरण नियतांक के बराबर 2 पाई बाई लैम्डा है, कि सरल आवर्ती तरंग का मतलब इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज को लेते हुए एक्स अक्ष की दिशा में अगर कोई तरंग चल रहा है तो उसको इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से डिनोट करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ये पिछले क्लासेस में वेव वाले में भी आप पढ़े हैं, उसी का एक बेसिक फॉर्म है कि एक्स एक्सिस में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में इन प्रॉपर्टी को रखता हुआ चलने वाला जो तरंग है वो y इज इक्वल टू ई आई के एक्स माइनस ओमेगा टी से निरूपित किया जाता है। इसमें e टू द पावर आई ये जितना क्वांटिटी है ना, यही फेस कहलाता है। ये क्या कहलाता है? कला कहलाता है, फेस कहलाता है। तो तरंगों की चाल हेतु फेस का नियत होना आवश्यक है। जैसे ये तरंग इंडिविजुअल तरंग, ये लोग सब इंडिविजुअल तरंग है, तो इनका स्पीड आप देख सकते हैं, इनका जो एक आइडियल शेप बना हुआ है, मतलब इसका फेज, इसका फेज, इसका फेज, इसका फेज लगभग लगभग एक जैसा है, उनके फेज में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जब वो कॉम्बिनेशन कर लेते हैं तब उसमें कोई जो भी तेज परिवर्तन होता है। तो भाई तरंग वेग निकालने के लिए ये सबसे आवश्यक शर्त है कि उनकी जो कलाएं हैं, उनकी जो फेज है वो नियत होनी चाहिए, बाहर उसमें परिवर्तन उस समय नहीं होना चाहिए, तब वो तरंग वेग कहलाएगा। तो तरंग चाल हेतु फेज या कला का नियत होना आवश्यक है। मतलब इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में के एक्स माइनस ओमेगा टी क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब एक्स की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो कांस्टेंट इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के इंटू टी होगा। और ये अगर दूरी है, एक्स क्या है जी? दूरी है। और आप अगर आप वेलोसिटी निकालना चाहते हो तो समय के सापेक्ष दूरी का आप क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। तो दूरी में परिवर्तन की दर, मतलब इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को एक बार आप अवकलन करोगे तो आपको मिलेगा डी एक्स बटे डी टी, जिसको हम लोग वीपी से डिनोट करेंगे क्योंकि ये फेज वेलोसिटी है, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का अवकलन 0 और ओमेगा बाई के इंटू टी है, और टी के रिस्पेक्ट में अवकलन कर रहा हूँ तो टी कट जाएगा। तो फाइनली बीपी या फिर dx बटे dt इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे? ओमेगा बटे के। व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज अ 2 पाई न्यू कोणीय वेग, एंड k इज अ संचरण नियतांक प्रोपगेशन कांस्टेंट 2 पाई बाई लैम्डा। एंड फाइनली यू हैव बीपी इज इक्वल टू ओमेगा बाई के। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि बीपी, ये मान रख दिया आप ऐसा, जो कि बीपी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा के तुल्य हो रहा है। देखिए कटेगा, अगर ये 2 पाई कटेगा तो न्यू लैम्डा ही आता है। तो ये सूत्र है ना, ये वाला, ये किसका सूत्र है? आपके फेज वेलोसिटी का, जिसका मान कितना होता है? ओमेगा बटा के होता है। ये आपको याद रख के चलना है कि यदि कोई मैटर वेव एक्स अक्ष की ओर मूव कर रहा है और उसमें अगर उसका एंगुलर वेग है, वेलोसिटी है, और प्रोपोगेशन कांस्टेंट के है, तो उन दोनों का डिविडेंड ही उसका फेज वेलोसिटी कहलाएगा। ओमेगा अपॉन के इज हियर फेज वेलोसिटी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा एक्सप्रेशन। ये पिछले क्लास में भी यही निकाले थे ना, बट यहाँ पे थोड़ा एस्पेक्ट है ना मैटर वेव का है। ये नॉर्मल वेव की कंडीशन में उस समय तरंगों, लाइट तरंगों के लिए निकाले थे, यहाँ पे थोड़ा सा वैसे ही है, बट बोल रहे हैं इसको क्वांटम तरंग या फिर इसको डी ब्रॉगली तरंग बोल रहे हैं ऐसे। तो फेज वेलोसिटी के लिए इतना निकाल के लाना रहेगा आपको। ये एक्सप्रेशन हो गया। मान लीजिए पेपर में आता है कि आप गॉसियन वेव पैकेट से क्या समझते हैं? समूह वेग और कला वेग का, सॉरी हाँ, कला वेग और समूह वेग के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो ये हमने यहाँ तक निकाला। अब नेक्स्ट हमको निकालना है ग्रुप वेलोसिटी। तो ये इंडिविजुअल ये जो निकाल के लेके आए हैं वो ये है ना, इनका भी स्पीड है। अभी जब दोनों गुत्थम गुत्ती हो जाते हैं, अध्यारोपण हो जाते हैं, तो जो मेन ये जो ग्रुप का एक जो बनेगा, और ये जो पैकेट x1 से x2 के बीच में जो ये पूरा पैकेट, ये पूरा पैकेट जिस गति से चलेगा उसको बोलेंगे ग्रुप वेलोसिटी। इसीलिए इसका नाम ग्रुप है, क्योंकि ये कई सारे आयामों को अपने आप में लेके रखा हुआ है। तो ये जो घेरा है ना, जहाँ से एक मिनिमम यहाँ पर है और इस मिनिमम के बाद यहाँ एक मिनिमम यहाँ पर है,
तो इन दोनों मिनिममों के बीच में जितने मैक्सिमम है, इन दोनों मिनिममों के बीच में जितने मैक्सिमम है, उनका जो समूह जो है वो इस पर्टिकुलर एक्स एक्सिस की दिशा में जिस वेग से चलेगा वही हमारा ग्रुप वेलोसिटी होगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप है। तो उसे अब हम ढूंढने का प्रयास करते हैं कि उसका मान क्या होगा। तो फिर उसको हम कैसे निकालेंगे, ग्रुप वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो सिंपल सा नियम है, बाई सुपर पोजिशन स्पीड ऑफ वेव पैकेट को ही हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रुप वेलोसिटी कहेंगे। तो सुपर पोजिशन अगर निकालना है तो मान लेते हैं हम लोग दो तरंगे हैं हमारे पास इस तरह से, ये इसी साइन और के फॉर्म में भी हम लोग प्रोपोगेटिव वेव्स को रिप्रेजेंट करते हैं। पिछले क्लास सेमेस्टर में आप लोग इस चीज़ को जाने हैं। ये आइडियल इक्वेशंस हैं स्टूडेंट ना वेव्स के। जैसे ये देखिए, ये जो इक्वेशन है ये एक तरह से साइन कर्व ही है। साइन का डायग्राम आप जब बनाएंगे तो ऐसे ही होगा वो। और सिंगल छोटे फॉर्म में लेते हैं तो ये एक्सपोनेंशियल है, एक बार एक्सपोनेंशियल बढ़ता है घटता है। तो मान लीजिए ये एक तरंग और ये एक तरंग साइनसोडियल वेव है, इन दोनों का हम लोग अध्यारोपण कर रहे हैं। तो फिर कैसे मिलेगा, तो ये पहला वेव मैंने डिफाइन कर लिया कि y1 एक पहला वेव था a sin ओमेगा 1t k1x एंड y2 a sin ओमेगा 2t माइनस k2 ऑफ x। ये आइडियल इक्वेशन है जहाँ पर ओमेगा 1 का मान 2 पाई न्यू 1 होगा, ओमेगा 2 का मान 2 पाई न्यू 2, क्योंकि न्यू 1 और न्यू 2 slightly difference of their frequency. Similarly, k1 is 2 pi by lambda 1, k2 is 2 pi by lambda 2, slightly difference of their wavelength. तो अब सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल क्या कहता है, दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों का कॉम्बिनेशन ले लीजिए। दोनों समीकरण के मानों को आप इस तरह से जब आप रखेंगे तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा 1t माइनस k1x प्लस ए साइन ओमेगा 2t माइनस k2x। तो आपको पता है ये साइन ए तो कॉमन है स्टूडेंट, यहाँ पर से ए कॉमन निकल जाएगा। आपको पता है ये साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र है सिंपल फॉर्म में, साइन सी प्लस साइन डी। तो क्या होता है फॉर्मूला साइन सी प्लस साइन डी का, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो भाई हमारे पास सी और डी ये है, तो इसको एक दो स्टेप यहाँ पे कम किया गया है। आप इसको बड़े ध्यान से जब करेंगे तो 2 इंटू कर क्या आता है, तो 2 बाहर आ जाएगा, ए भी कॉमन है, 2 इस तरह से लिखा जाएगा 2, और ए तो दोनों में कॉमन नहीं है। 2 साइन सी प्लस डी मतलब सी प्लस डी बाई 2, तो सी प्लस डी बाई 2 मतलब ओमेगा 1t प्लस k1x प्लस ओमेगा 2t माइनस k2x। तो भाई ये प्लस प्लस वाला है तो ये एक साथ ऐसा लिखाएगा, और बाई 2 आता है इसलिए ना। और इन दोनों में कॉमन क्या था, टी था, तो टी बाहर है, बीच में माइनस, क्योंकि ये भी माइनस में रहेगा और ये भी माइनस में रहेगा। तो माइनस को कॉमन लेके जब एक्स को कॉमन लेके लिखोगे तो ये आएगा इंटू कॉस सी माइनस डी। तो जब माइनस करोगे स्टूडेंट तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये k1 माइनस k2 इंटू एक्स लिखेंगे। तो ये चीज़ ईजी है। थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं हम लोग, क्योंकि साइनोसोडियल जो वेव होता है हमारा, साइनोसोडियल जो वेव हम लोग लिखते हैं कि y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के ऑफ एक्स, ऐसा। तो ये जो ए है ना ये आयाम है, एम्पलीट्यूड है। तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में ना जो साइन वाला टर्म था उसको इस तरफ लिखे जो साइनोसोडियल फॉर्म को बताएगा, क्योंकि इस डायग्राम में जो कंबाइंड वेव बना है वो भी साइनोसोडियल वेव है, ऐसे ऐसे जो बना है ना, ये आपको दिख रहा है, ये भी साइनोसोडियल वेव है ऐसे। और उसका जो एक्स्ट्रा टर्म निकल के आया है वो उसके आयाम को बताएगा, ये वाला पद, ये वाला। तो इसको आयाम के रूप में सामने लिख लेते हैं, तो ये यहाँ पे लिख लिया गया ऐसे, और बाकी साइन वाला फंक्शन लिख लिया गया ऐसे। अब यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग इसमें जो ये पद आए हैं उसको कुछ कुछ चीज़ें मान लेते हैं कि ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 आ रहा है, उसको डिफरेंस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी डेल्टा डब्ल्यू ओमेगा से दर्शा दिए। प्रोपोगेशन कांस्टेंट में जो डिफरेंस आ रहा है k1 माइनस k2, उसको डेल k से दर्शा दिए। ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 को एवरेज ओमेगा से दर्शा दिए औसत के तौर पे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दोगे तो जो औसत आएगा वो। सिमिलरली k1 प्लस k2 बाई 2 को k से दर्शा दिए। तो अब इन सारी चीज़ों को यहाँ अप्लाई करिए तो आपको क्या मिलेगा, तो देखिए जरा, 2a कॉस डेल ओमेगा बाई 2 इंटू टी, क्योंकि इसको डेल ओमेगा बोल दिए हो, माइनस डेल के बाई 2 इंटू एक्स, ये वाला, इंटू साइन, ये ओमेगा हो गया ये पूरा, और ये वाला के हो गया, तो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो स्टूडेंट ये जो इक्वेशन यहाँ पे निकल के आया है, जिसको इस तरह से एक डेल नोटेशन मैंने दिया है, तो इसका ये आयाम ये पूरा वाला टर्म है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की जगह ये है, और ये फिर साइनोसोडियल फॉर्म को बता रहा है जहाँ पे ओमेगा और के जो है कॉम्बिनेशन फॉर्म में इंडिविजुअल वेव्स के जो आए वो है। तो भाई इस परिणामी तरंग का जो आयाम ए है वो इतना है, यही आया एक्सप्रेशन में।
तथा इसका जो फेज है, जो कला है, वो ये है ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसका फेज क्या है? ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो कॉम्बिनेशन के बाद जो निकल के आया उसका आयाम ये और फेज ए। अब इस पे कंक्लूजन्स को निकाल के लेके आते हैं कि क्या निकलेगा। तो भाई हमको पता है कि फेज जो है कांस्टेंट होना चाहिए। साइनोसोडियल फॉर्म को बनाए रखने के लिए फेज जो है कांस्टेंट होना चाहिए। उसकी कला, उसके मूव करने, उसके नाचने की जो दिशा तरीके हैं वो कैसे होने चाहिए? कांस्टेंट, बार बार बदलना है, तभी तो साइन का शेप बना के रखेगा। अदरवाइज वो कभी टेन का शेप बना लेगा, कभी कॉस का बना लेगा। तो फेज इज कांस्टेंट बिकॉज फॉर मेंटेनिंग दिस शेप। बढ़ तो रहा है बिकॉज सुपरपोजिशन की वजह से इंक्लूड हुआ है इसलिए। अब तो भाई हम जानते हैं कि फेज कांस्टेंट होता है मूविंग के लिए। तो ओमेगा टू माइनस के इज इक्वल टू कांस्टेंट, जिससे कि तरंग वेग जो हमको मिलता है वो ये मिलता है। ये अभी जस्ट पहले आप निकाले हो ना, ये निकाल चुके हो, जिसको वीपी बोलते हो, ओमेगा बटे के आता है। अब तरंग पैकेट का जो आयाम है वो ग्रुप वेलोसिटी के लिए कांस्टेंट होना चाहिए। ये देखिए इस पूरे बंडल के अंदर में, इस पूरे बंडल के अंदर में ये जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड गया है ये चेंज नहीं होना चाहिए टाइम के अकॉर्डिंग। ये अपने एक अल्टीमम को प्राप्त करना चाहिए। मतलब ये एक, जब तक वेव पैकेट की परिभाषा स्थापित हो रही है तब तक उसको अपने शेप को मेंटेन करके रखना पड़ेगा, अपने स्थिति को उतना बना के रखना पड़ेगा। मतलब उसके एम्पलीट्यूड को, जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है उसको कांस्टेंट बना रहना पड़ेगा, तब तो वो अपने आप को इस तरह से एक पैकेट के फॉर्म में मेंटेन करके पाए रखे पाए। जो अधिकतम आयाम है ना, जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, तो फिर भाई हमको ये कहा जा रहा है कि उस पर्टिकुलर कंडीशन में जो तरंग पैकेट का जो आयाम है, जिसका मान है डी ओमेगा बाई टू टी माइनस डी के बाई टू एक्स, उसका जो फेज है उस आयाम वाले टर्म का, देखिए उस आयाम वाले टर्म का मान ये पूरा है। ये देखिए टू वे कॉस डेल ओमेगा बाई टू माइनस डेल के बाई टू एक्स। तो इस पर्टिकुलर टर्म का जो फेज टर्म है, जो फेज टर्म, क्योंकि ये कॉस के साथ जो एंगल बनाएगा, जो शेप बनाएगा, जो थीटा बनाएगा, वो वाला, ये वाला पर्टिकुलर क्वांटिटी भी उसका क्या होना चाहिए हमारा, उसको मेंटेन करके रखने रहने के लिए क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। ये इस तरह से। अब हम लोग जानते हैं कि जो ग्रुप वेलोसिटी होगा वीजी, उसका मान होगा हमारा डी एक्स बटे डी टी। उस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम उसका आप एक्स अक्ष की दिशा में जो भी तरंग जा रही है उसका टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो आपकी ग्रुप वेलोसिटी कहलाएगी। तो कैसे निकल के आएगी उसको अगर अपन समझें तो कैसे निकल के आएगा, यहाँ से इसको पक्षांतर करेंगे, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का हम लोग क्या किए जी, अवकलन किए हैं। तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का अवकलन करोगे तो देखिए क्या मिलेगा। यहाँ पर से थोड़ा सा मैं स्टेप डिटेल में लिखता हूँ। डी ओमेगा बाई टू, ये तो स्पीड है ना, डी टी अगर मैं डिफरेंशियल फॉर्म में लिखूँ, और डी के बाई टू प्रोपोगेशन कांस्टेंट बोलते हैं इसको ना, तो इसका नहीं होगा डिफ्रेंसिएशन यहाँ पर फिलहाल, और डी एक्स होगा इज इक्वल टू, तो जीरो हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो डी ओमेगा बाई टू डी टी इज इक्वल टू डी के बाई टू डी एक्स। टू टू कटेगा स्टूडेंट, तो डी एक्स बटा डी टी अगर आप लिखना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा डी एक्स बटा डी टी। ठीक, तो डी एक्स के इधर चले गए तो डी ओमेगा बटे ऐसा लिखेंगे। और अगर इसमें आपने लिमिट ले लिया, देखिए ओमेगा वन टू ओमेगा टू तक पूरे रेंज तक, उसकी फ्रीक्वेंसी तक जाते तक, तो इसी को डिफरेंशियल फॉर्म में आप लिख लोगे डी ओमेगा बटे डी। तो ये कहलाता है, ये एक्सप्रेशन कहलाता है हमारा ग्रुप वेलोसिटी। तो फेज वेलोसिटी कहने का तात्पर्य है ओमेगा बटे के, और ग्रुप वेलोसिटी कहने का तात्पर्य है डी ओमेगा बटे डी के। तो ये पिछले क्लास में भी आप लोग ऐसे ही निकाले हो ना, बट यहाँ पे थोड़ा सा उसका पॉइंट ऑफ व्यू देखने का क्वांटम है। तो खैर है तरंग ही वैसे ही, एक्सप्रेशन भी वही निकल के आ रहा है कि अब याद रखना आप कि फेज वेलोसिटी मतलब ओमेगा बाई के और ग्रुप वेलोसिटी मतलब डी ओमेगा बटे डी के, डिफरेंशियल फॉर्म। अब हमको ये पता चला कि जो इंडिविजुअल तरंगें थे वो ओमेगा बटे के की स्पीड से चलती हैं, और ये जो तरंग पैकेट है, ये जो ऐसा मछली जैसा बीच का हिस्सा दिख रहा है, वो डी ओमेगा बटे डी के से चलती हैं, जिसको वी जी ग्रुप वेलोसिटी बोलते हैं। अब हमें ये पता लगाना है कि इस तरंग पैकेट की लंबाई कितनी होती है।
इस तरंग पैकेट की लंबाई यहाँ से यहाँ तक का लेंथ आखिर कितना होगा, मतलब दूरी निकालना है, x2 माइनस x1 का मान निकालना है। यहाँ से यहाँ तक चले x2, यहाँ से यहाँ तक चले x1, तो x2 में से x1 घटा दोगे तो ये रेंज आपको ये वाला मिल जाएगा। तो हमें ये पता लगाना है कि आखिर तरंग पैकेट की लंबाई होती कितनी है, उसका लिमिट क्या है, उसका रेंज क्या है। तो यहाँ तो x1 से x2 की ओर है, ठीक। तो फिर तरंग पैकेट की लंबाई कितनी होगी, कैसे निकालेंगे। वेव पैकेट हेतु बिंदु P व Q पर तरंग पैकेट का आयाम क्या है जी, 0 है, यह मिनिमम है। इन बिंदुओं के निर्देशांक क्रमशः x1 और क्या है, x2 है, ये चित्र में बना हुआ है। बिंदु P के लिए, बिंदु P पर भी आयाम 0 है ना, ध्यान दीजिएगा, ये बिंदु P पर आयाम 0 है यहाँ पर, और बिंदु Q पर आयाम 0 है। तो बिंदु P पर आयाम 0 है, तो उसके लिए क्या मिलेगा आपको, आयाम का पद कौन आया था, ये वाला आया था, ये वाला पद। और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आयाम 0 है, मतलब 2a cos डेल ओमेगा बाई 2t माइनस डेल के बाई 2 x1, क्योंकि यहाँ पर x था उसके जगह मैं बिंदु x1 रख रहा हूँ, क्योंकि मैं बिंदु P पर निकाल रहा हूँ उस चीज को, ध्यान दीजिएगा। इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यहाँ पे एम्पलीट्यूड 0 है, जो शब्दों में बोला, जो चित्र में बना है उसको मैं मैथमेटिकली लिखा हूँ यहाँ पे। तो जो वो डायग्राम ऐसे बना हुआ है वेव पैकेट का, उसका ये वाला बिंदु पर x1 है जहाँ पर आयाम 0 है, इस वाले बिंदु पर x2 है जहाँ पे आयाम 0 है। तो 2a cos डेल ओमेगा t बाई 2 माइनस डेल के बाई 2 x1, क्योंकि यहाँ पे x1 है, इज इक्वल टू 0। तो सामान्य समीकरण से, ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी से, cos 0 कहाँ पे होगा, cos इज इक्वल टू 0 कहाँ पे होगा, ठीक। तो ये वाला टर्म, उसका जो ये एंगल है, जैसे आप लोग ऐसे पढ़ते हैं ना कि cos थीटा इज इक्वल टू 0, मैं इसको इस तरह से एक्सप्लेन करूं आपको कि cos थीटा इज इक्वल टू अगर 0 है तो हम उसका सामान्य समीकरण कैसे लिखते हैं स्टूडेंट, थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ऐसा। कहीं कहीं एक्सप्रेशन में प्लस माइनस भी आता है, इसको प्लस माइनस कर दूं तो मतलब थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 और 2n माइनस 1 पाई बाई 2, ये जनरल इक्वेशन है, ट्रिग्नोमेट्री है, क्योंकि कॉस का फैलाव यही है। इसका सामान्य समीकरण ऐसा लिखोगे। तो इस बिंदु पर, इस छोर पर, इस छोर पर कितना होगा, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, और उस छोर पर कितना होगा, इस छोर पर कितना होगा, एक दूसरे के विपरीत, एक इधर निकाल रहे हो एक इधर, तो प्लस माइनस होता है। तो इस छोर पर फिर कितना हो जाएगा, 2n माइनस 1 पाई बाई 2। तो अब आप मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को देख रहे हैं। तो भाई ये जो फेस था, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, इसका मान थीटा इज इक्वल टू, जैसे हम लिखते हैं ना एन पाई, तो थीटा क्या है यहाँ पे पूरा पूरा डेल ओमेगा बाई 2 टी माइनस डेल के बाई 2 x1। तो इन दोनों में से तो 1/2 कॉमन निकल जाएगा स्टूडेंट, इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, कहाँ के लिए, इस बिंदु P के लिए। यहाँ पे बिंदु P है और यहाँ पे बिंदु Q है यहाँ पर, और ये वाला निर्देशांक है आपका x1 और ये वाला निर्देशांक है आपका x2, और हमको निकालना है x2 माइनस x1, इसकी लंबाई निकालनी है, दूरी निकालनी है, तो वही निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई ये हमें मिला ये। सिमिलरली जब बिंदु Q पर निकालोगे तो उस दिशा में क्या हो जाएगा, 2n माइनस 1, तो 2n माइनस 1 पाई बाई 2, तो ये मिलेगा आपको। देखिए बिंदु Q है तो 2a cos इतना इज इक्वल टू 0, मतलब 1/2 डेल ओमेगा टी माइनस डेल के x2 लिखोगे यहाँ पे। अब बिंदु Q पे x का मान वहां रखा जाएगा, 2n माइनस 1 पाई बाई 2। अब मेरे को क्या निकालना है, दूरी निकालना है। दूरी क्या होगा जी, x2 माइनस x1 होगा। तो इन समीकरण इस 1 और 2 को इस तरह से घटाऊं कि मेरे को अपने एक्सप्रेशन में x2 माइनस x1 मिले। तो सिंपल है, माइनस कर देते हैं। तो भाई 1 में से 2 को घटा दिए, एक्सप्रेशन 1 और 2 में से घटा दिए, तो एक इस तरफ के पक्ष में आपको 1/2 x2 माइनस x1 dk इज इक्वल टू इस तरफ कट पिट के पाई बचेगा। और फाइनली x2 माइनस x1 की वैल्यू जब आप निकालोगे तो 2 पाई बटे डेल के मिलेगा। डेल का मतलब होता है मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन। अगर आप डेल ऑपरेटर पढ़े हैं तो डेल का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, ठीक। और कहीं डेल इनवर्स अगर आप पढ़ते हैं उसका मतलब होता है इंटीग्रेशन। तो ये चीज आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पे डेल का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, और के का मतलब मैं जानता हूँ 2 पाई बाई लैम्डा होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, और 2 पाई बाई लैम्डा लिखा है और डेल लिखा है, तो 2 पाई तो कांस्टेंट है स्टूडेंट, ऐसे 2 पाई बाई लैम्डा, तो 2 पाई तो कांस्टेंट है, बाहर निकल गया। डेल मतलब होता है अवकलन जिस भी चीज का है उसका। तो भाई क्या मिलेगा आपको, 1 अपॉन लैम्डा का आपको अवकलन करना है। तो लैम्डा की पावर क्या होगा, ये ऊपर जाएगा -1,
और डेल है, तो डेल मतलब अवकलन, तो -1 सामने आएगा, लैम्डा की पावर -2 हो जाएगा इस तरह से। तो फाइनली -1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर मिलेगा। तो इसको जब सॉल्व करोगे आप तो ये माइनस लैम्डा स्क्वायर ऊपर चले जाएगा क्योंकि बटे का बटे यहाँ पे रहेगा ऐसा, और आपको क्या मिलेगा नीचे में, और इसका एक डी लैम्डा भी आएगा ना, क्योंकि भाई डी बटे डी टी एक्स स्क्वायर, तो कैसे लिखोगे 2x डी टी बटा डी एक्स, तो उसका ऑपरेटर का भी तो होना है। तो डेल आपने किया है 1 अपॉन लैम्डा का, तो लैम्डा का तो हुआ इतना, और फिर ऑपरेटर डी लैम्डा आया, तो फिर वो इतना आएगा ऐसा। तो ये x2 माइनस x1 का मान आपने तरंग दैर्ध्य के पदों में निकाल के लेके आया है कि औसत तरंग दैर्ध्य जो भी आपको पता है उसको इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में रख के हम लोग उस पर्टिकुलर तरंग पैकेट की लंबाई का मान ज्ञात कर सकते हैं, बता सकते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि तरंग पैकेट की लंबाई कितनी होती है, निम्न में से 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं बड़े लेवल के एग्जाम में ना, हायर लेवल नेट में, सेट में, या कॉम्पिटिटिव असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में, नेट, इसरो में, बार्क में, सब में इन्हीं एक्सप्रेशंस को पूछा जाता है कि भैया बताइए कि एक गॉसियन वेव पैकेट की लंबाई का सूत्र क्या है, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा स्क्वायर बटे डी लैम्डा। लैम्डा इज अ वेवलेंथ, डी लैम्डा इज अ डिफरेंस ऑफ दी टू वेवलेंथ। जैसे देखो यहाँ पर हम लोग दो ठो तरंगों को लेके सुपर पोजिशन किए थे स्टूडेंट ना, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जब सुपर पोजिशन किए हो, यहीं पर तो आपका y1 y2 ओमेगा 1 ओमेगा 2 और ये जो k1 k2 है उसी में तो आया है, k1 और k2 में ही तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 आया है, मतलब पहले वाले जो तरंग चल रही थी उससे संबंधित तरंग दैर्ध्य लैम्डा 1 है, और दूसरी वाली जो चल रही थी वो लैम्डा 2 है। तो डी लैम्डा लिखने का मतलब है डिफरेंस बिटवीन दी वेवलेंथ। तो दो तरंगों को अगर आप दौड़ाते हो और बोलते हो कि उससे एक डी ब्रॉगली तरंग मैं बना रहा हूँ सुपर पोजिशन के पश्चात, तो कितना चौड़ा वेव पैकेट बनेगा, कितना चौड़ा वेव पैकेट बनेगा, तो आप लैम्डा निकाल लोगे। तो लैम्डा कैसे निकलेगा, एक्चुअल में लैम्डा 1 आपको पता है और लैम्डा 2 आपको पता है, तो लैम्डा क्या होगा, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 का 2, औसत निकालोगे उसको लैम्डा बोलोगे। और डी लैम्डा क्या होगा जी, डी लैम्डा हो जाएगा लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, या जो भी छोटा या बड़ा है, तो ये निकल जाएगा। और इनकी सहायता से यहाँ पे हम लोग उसको क्या देख लेंगे कि उस तरंग पैकेट की लंबाई या लेंथ कितनी होगी, उस चीज को कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक, माइनस आगे पीछे हो जाएगा कोई उसमें, क्योंकि इस तरफ भी माइनस है, तो ये एक्सप्रेशन आपको पूछा जाता है, उसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये दूसरा टॉपिक अभी कवर हुआ। अभी पहला टॉपिक क्या कवर किए थे इससे पहले तक, कि गॉसियन वेव पैकेट क्या है उसको बहुत अच्छे से हम लोगों ने जाना था, उसके बारे में एक इमेजिनेशन लेते हैं, और ग्रुप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हम लोगों ने निकाला क्वांटम पॉइंट ऑफ व्यू से, और फेज वेलोसिटी का हमने वेलोसिटी एक्सप्रेशन निकाला, और उसके बाद गॉसियन वेव पैकेट का लेंथ कितना होगा वो निकाला। ठीक है, यहाँ तक। तो ग्रुप और फेज ऐसा पूछेगा तो ये ऐसा डायग्राम बना के आपको इस चीज़ को कवर करके आना है। मैं अभी और आगे मूव करता हूँ, ठीक, अगले टॉपिक पे। आप चाहे तो यहाँ पे पॉज ले सकते हैं, इसके बाद फिर से इन्हीं कंक्लूजन्स को लेते हुए मैं आगे क्वांटम वेव या फिर ब्रॉगली वेव के बारे में और आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि रिलेशन बिटवीन द ग्रुप एंड वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी। ये एग्जाम आइडियली इसी तरीके से लिखा हुआ है उसमें सिलेबस में, और एग्जाम में भी पूछता है कि क्या है रिलेशन। तो बहुत इजी रिलेशन है, हम लोग वीपी निकाले हुए हैं, डिराइव किए हैं, ओमेगा बटे के होता है, आपको याद हो जाना चाहिए। और वीजी हम लोग निकाले हुए हैं, डी ओमेगा बटे डी के होता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। यहाँ से अगर मैं ओमेगा का मान निकालूं तो के वीपी होता है, देखिए जरा। और डी ओमेगा बटे डी के में अगर ओमेगा का मान यहाँ से मैं रख देता हूँ तो ये मिलेगा मेरे को। और अब अगर मैं इसका डिफ्रेंसिएशन कर देता हूँ तो पहला फलन अगर मैं वीपी को मानूं, वीपी को, तो वीपी डी बटे डी के, दूसरा फलन इसको मान लिया, प्लस के वैसी रहेगा डी वीपी बटे डी के, दो फलनों का गुणनफल। अब कैसे करेंगे भाई, डी बटे डी के का तो 1 हो गया, तो यहाँ तो बचा वीपी, प्लस ये वाले के जगह मैं रख लूंगा 2 पाई बाई लैम्डा, और डीवीपी, और डीवीपी, और नीचे इस के जगह मैं रख लूंगा 2 पाई बाई लैम्डा, और यहाँ पे आप फिर वही चीज अप्लाई करोगे। ये वाला डिफरेंशिएशन कई लोगों के पल्ले नहीं पड़ता, लेकिन इसको ध्यान देना है आपको। ये वाला जो डिफरेंशिएशन, यहाँ डी कहने का मतलब है डिफरेंशिएशन विथ ऑपरेटर, ये विथ ऑपरेटर, इसीलिए इसमें ऑपरेटर आता है। तो कैसे भाई, 2 पाई बाहर हो जाएगा स्टूडेंट, फिर से वही, और 1 अपॉन लैम्डा का आप क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएशन कर रहे हो, तो वो उसका मान कितना आएगा, -1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर, और क्या आएगा, डी लैम्डा आएगा, ये इसका आंसर है।
तो फाइनली ये जो माइनस की वजह से ये जो प्लस था ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये लैम्डा, चूंकि ये 2 पाई/लैम्डा है और यहाँ पर -1/λ² है जो कि पलट कर लैम्डा स्क्वायर होगा, और यहाँ के लैम्डा स्क्वायर से एक तो ये वाला लैम्डा कैंसल आउट हो जाएगा, तो बट यहाँ पर एक ऊपर चला जाएगा, मतलब यहाँ पलट कर ऊपर चला लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, उससे एक तो कटेगा, एक तो लैम्डा बचेगा। डीवीपी अपने जगह पर था और यहाँ पे क्या बचा है, डी लैम्डा। तो ये जो एक्सप्रेशन निकल के आया है यही क्या कहलाता है, समूह वेग और कला वेग में संबंध, रिलेशन बिटवीन द ग्रुप वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी। ऑब्जेक्टिव के लिए इस एक्सप्रेशन को याद रख के रखिएगा। अब आप लोग हायर क्लास में आ गए हैं तो अब जरूरी नहीं है कि थ्योरी वाला ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाए, एक्सप्रेशंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं, और ये सैकड़ों एग्जामों में, फिजिक्स के हायर लेवल के एग्जामों में पूछे गए हैं। ठीक है, समूह वेग vg का मान तरंग वेग vp तथा तरंग दैर्ध्य के साथ तरंग वेग में परिवर्तन की दर पर निर्भर करता है। मतलब जो ग्रुप वेलोसिटी है, देखिए जरा, जो ग्रुप वेलोसिटी का मान है किस पे निर्भर करता है, फेज वेलोसिटी पे, और वेवलेंथ और फेज वेलोसिटी का वेवलेंथ के साथ क्या परिवर्तन हो रहा है उसके परिवर्तन की दर पे। मतलब यदि नॉन डिस्पर्सिव मीडियम है, नॉन डिस्पर्सिव मीडियम मतलब जिसमें विक्षेपण नहीं होता, जिसमें फैलाव नहीं होता, उसके लिए कहने का मतलब है कि तरंग दैर्ध्य में बदलाव करोगे तो फेज में कोई बदलाव नहीं होती। जो तरंगे चल रही हैं उनकी कला में तरंग दैर्ध्य को बदलने से कोई बदलाव नहीं होती, आइडियली चलते रहते हैं। जैसे वैक्यूम, वैक्यूम में प्रकाश तरंगों में कोई छेड़छाड़ नहीं होती, वो जैसी है वैसे ही चलती हुई आती है, उसको बोलते हैं नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। तो नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में ना डीवीपी बटे डी लैम्डा का कोई अस्तित्व नहीं है, ये चीज नहीं होता, ये जीरो होता है। किसके लिए, नॉन डिस्पर्सिव मीडियम के लिए। तो फिर उस कंडीशन में समूह वेग और कला वेग दोनों बराबर है। मतलब तरंग का वेग चाहे आप कला वेग बोलिए चाहे समूह वेग बोलिए, मतलब फेज वेलोसिटी बोलिए या फिर ग्रुप वेलोसिटी बोलिए, दोनों एक ही मतलब है। उसी सेम वेलोसिटी से वो जो तरंग चल रही है वो चलता है, जैसे निर्वात में प्रकाश की चाल। बट जो डिस्पर्सिव मीडियम होते हैं, जैसे संधारित्र के अंदर आवेशों का चलना या विद्युत चुंबकीय तरंगे, हायर लेवल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो चलती हैं, आवेशों का जो चलना होता है वो माध्यम पे निर्भर करती है, माध्यम की चुंबकनशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता, इन सब चीजों पे निर्भर करती है, और उसके वजह से उन आवेशों के चलने का जो समूह वेग है या जो ग्रुप वेलोसिटी है, उन चार्जेस की वजह से जो तरंगे निकलती हैं वो फेज वेलोसिटी पे निर्भर करता है। साथ ही साथ वो फेज वेलोसिटी का तरंग दैर्ध्य के साथ होने वाले परिवर्तन के पर भी निर्भर करता है। तो ये ग्रुप वेलोसिटी का मान है। ठीक, और हम लोग अपने क्वांटम एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग ये जाने हैं कि भाई अब देखेंगे कि वो जो ब्रॉगली वेव बना, तो डी ब्रॉगली वेव बना, मतलब वो एक पार्टिकल जो दौड़ रहा है द्रव्यमान का पार्टिकल v वेग से जो माध्यम में गति कर रहा है, तो क्वांटम फिजिक्स में बोलता है कि उसके साथ साथ एक तो तरंग भी बन रहा है। अब फिर श्रोडिंगर ने बोला कि भाई एक तो तरंग नहीं बन रहा है, बहुत सारे तरंगों का ग्रुप है, और बहुत सारे तरंगों का जो ग्रुप है वो कहीं पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहा है, कहीं पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहा है। तो दो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बीच में जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का बड़ा एरिया है वो, उसमें जितने कॉम्बिनेशन ऑफ वेव्स हैं वो उसको वेव पैकेट बोल रहे हैं हम लोग। तो उसके बाद आया कि स्पीड किसका क्या क्या है, तो भाई जो तरंगों का एक एक ठो यूनिट है, इंडिविजुअली जो सिंगल सिंगल तरंगे हैं वो जिस गति से तरंग में माध्यम में गति कर रही हैं उसको तरंग वेव बोल रहे हैं या फिर फेज वेलोसिटी बोल रहे हैं। लेकिन जो वेव पैकेट है, जो कॉम्बिनेशन ऑफ वेव का एक ग्रुप है, जो ग्रुप है डिफरेंट डिफरेंट तरंगदैर्ध्य और आवृत्तियों के समूहों का, वो जिस गति से गमन करता है उसको ग्रुप वेलोसिटी बोलते हैं। तो अभी हम लोग, इससे पहले हमने ये जाना कि उस फेज वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या होगा जो कि ओमेगा बटे के है, और हमने ये जाना कि उस ग्रुप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या होगा जो कि होता है डी ओमेगा बटे डी के होता है। अच्छा, तो इन दोनों में रिलेशन क्या होता है वो हमने जाना कि वी जी इज इक्वल टू वी पी माइनस लैम्डा डी वी पी बटे डी लैम्डा होता है। वर्डली उसको ऐसा आपको लिख के चलना है। तो एंड डिस्पर्सिव नॉन डिस्पर्सिव मीडियम का एक छोटा सा केस है। अब चूंकि आपने फेज वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाल लिया है और आपने ग्रुप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाल लिया है, तो अब आपको इस कंक्लूजन को निकालना है बड़े मार्क्स के क्वेश्चन के लिए जो आता है कि भाई डी ब्रॉगली वेव आखिर किस वेग से चलता है। भाई ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी तो सभी प्रकार के तरंगों में है, विद्युत चुंबकीय तरंगों में भी है, प्रकाश तरंगों में भी है ना। तो हमें ये जानना है कि ये जो नया टाइप का वेव हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसको डी ब्रॉगली वेव, जिसको क्वांटम वेव बोल रहे हैं, उसका जो मोशन है किस तरह से इफेक्ट करता है वेव वेलोसिटी से
और साथ ही साथ ग्रुप वेलोसिटी से। तो ये बड़े मार्क्स का क्वेश्चन है स्टूडेंट ना, कि वेव वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी ऑफ द डी ब्रॉगली वेव एसोसिएटेड विद द नॉन रिलेटिविस्टिक फ्री पार्टिकल एज वेल एज हम उसको रिलेटिविस्टिक फ्री पार्टिकल के लिए भी देखेंगे। ठीक, तो अगर कोई पार्टिकल नॉन रिलेटिविस्टिक है, कहने का मतलब है कि प्रकाश की गति से कम गति से चलता है, ठीक ठाक कम गति से चलता है ना, तब उससे संबंधित डी ब्रॉगली वेव का क्या इफेक्ट होगा ग्रुप वेलोसिटी के आधार पे, और साथ ही साथ वेव वेलोसिटी के आधार पे क्या इफेक्ट होगा, ये इसी तरह से पेपर पूछता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं अपन। v वेग से अगर कोई वस्तु गतिमान है m द्रव्यमान का, अब चूंकि ये नॉन रिलेटिविस्टिक है इसलिए इसके विराम द्रव्यमान की कोई गणना नहीं करेंगे। तो v वेग से गतिमान है m द्रव्यमान के कण का, तो उसका ऊर्जा कितना होगा जी, नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है ना, नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है मतलब सिंपल टाइप का गतिज ऊर्जा रहेगा उसका, क्योंकि गति कर रहा है। तो E इज इक्वल टू 1/2 mv²। अब चूंकि अगर हम लोग इसको यहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं कि नीचे में mm का ऊपर नीचे गुणा करूँ, और mv जो होता है मैं जानता हूँ संवेग होता है स्टूडेंट ना, तो इस पर्टिकुलर एनर्जी के एक्सप्रेशन को मैं इज इक्वल टू p²/2m लिख सकता हूँ। ठीक है, अब एनर्जी एक m द्रव्यमान के पार्टिकल जो v वेग से गति कर रहा है उसका इतना होता है, ये मुझे पता है, नॉन रिलेटिविस्टिक है इसलिए। डी ब्रॉगली बोलता है कि कोई भी चलते हुए कण से एक तरंगदैर्ध्य एसोसिएटेड होता है जिसका मान होता है h/p। इसको ड्राइव करके निकाल चुके हैं अपन लोग। तो उससे चलने वाला मोमेंटम p इज इक्वल टू h/λ होगा इसी से। और अगर मैं एनर्जी वाले समीकरण में p का मान रख दूं, यहाँ पे देखिए इस एनर्जी वाले समीकरण में मैं इस p का अगर मान रख दूं तो देखिए क्या मिलेगा आपको, E इज इक्वल टू h/λ का स्क्वायर/2m, मतलब h²/2m लैम्डा, और लैम्डा का मान मैं जानता हूँ 2π/k होता है। देखिए इसमें यहाँ पर k का मान 2π/λ होता है। ठीक, तो यहाँ से अगर हम लोग लैम्डा की वैल्यू हटाएं तो 2π/k लिखूंगा यहाँ पर, और वो वर्ग है यहाँ पर, लैम्डा का स्क्वायर है, तो ये 4 हो जाएगा और पाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 पहले से था तो 8π² हो जाएगा। m अपने जगह पर है और बटे में जो k आएगा वो पलट कर k² ऊपर चलेगा। मतलब एनर्जी एक पर्टिकुलर पार्टिकल की जो m द्रव्यमान का है और 1/2 mv² की गतिज ऊर्जा से गति कर रहा है, और उससे एसोसिएटेड डी ब्रॉगली वेव अगर मैं मानूं कि इस तरह से बन रहा है, तो उस पार्टिकल की एनर्जी डी ब्रॉगली तरंग के साथ साथ लेके चलते हुए इतनी होगी। तो ये मैंने निकाला, समीकरण 1 हो गया। लेकिन मैक्स प्लांक तो ये बोलता था कि कोई भी कण जो पार्टिकल है वो विकिरण से यदि चलते हुए आ रहा है तो उसकी एनर्जी इतनी होती है। मैक्स प्लांक ये बोलता है, एच न्यू होता है, इज इक्वल टू कितना होता है, एच न्यू होता है। और न्यू बराबर, चूंकि ओमेगा बराबर क्या होता है जी, 2π न्यू होता है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, चूंकि ओमेगा इज इक्वल टू 2π न्यू होता है, तो न्यू का मान मैं ω/2π लिख लूंगा ना, तो उस चीज को यहाँ पे लिख लिया कि E इज इक्वल टू H ω/2π, ये हो गया। मतलब ये समीकरण जो नॉर्मल कैलकुलेशन से आपने एनर्जी के बारे में निकाला वो है, और मैक्स प्लांक जो बोलते थे उसके आधार पे ये वो है उसी पार्टिकल के लिए, तो दोनों ही सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। अच्छा होगा मैं इसको इक्वेशन 2 नाम दे दूं, तो इक्वेशन 1 और 2 सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या फिर ई का मान मैं यहाँ पे रख दूं, ऐसा कहूँ आपसे, तो E इज इक्वल टू H ω/2π इज इक्वल टू H²k²/8π²m, ये निकल गया। ठीक है, मैं ढूंढने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट लोगों के मन में आ रहा होगा कि क्या हम बिना दिशा के चल रहे हैं क्या, आखिर हम निकालना क्यों चाहते हैं, आखिर हम ये सारी चीज क्यों पुट कर रहे हैं, आखिर हम लोग इस चीज को क्यों निकाल रहे हैं। तो भाई हम इस चीज को कैलकुलेट कर रहे हैं कि नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है, नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है मतलब उसमें गतिज ऊर्जा रहेगी, उसके लिए मैं निकालना चाह रहा हूँ डी ब्रोगली तरंग को उसके साथ अटैच करते हुए, डी ब्रोगली तरंग को या वेव को उसके साथ अटैच करते हुए उसके वेव वेलोसिटी और उसके ग्रुप वेलोसिटी का मैं एक्सप्रेशन निकालना चाहता हूँ। तो वेव वेलोसिटी निकालने के लिए या फिर फेज वेलोसिटी निकालने के लिए मेरे को ω/k का मान चाहिए, और ग्रुप वेलोसिटी निकालने के लिए मेरे को dω/dk का मान चाहिए। वही चीज मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजों को जब अपन लोगों ने कंपाइल किया और एनर्जी के एक्सप्रेशंस को जब इस तरह से हमने सेट आउट किया, ये दोनों आपस से बराबर हो गए करके, और यहाँ से अगर मैं ओमेगा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ओमेगा इज इक्वल टू HK²/4πm, और यहाँ से अगर इस चीज को और अपन सेटअप करें कि हम लोग जानते हैं कि भाई जो तरंग वेग होता है वो क्या होता है, Vp इज इक्वल टू ω/k, तो इसमें अगर हम लोग ओमेगा का मान यहाँ से पुट करते हैं इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में,
यदि ओमेगा का मान आप यहाँ पे पुट करते हो, देखिए तो ये आपने यहाँ से निकाला था ये वाला एच के स्क्वायर बाई 4 पाई एम, एंड फाइनली वीपी इज इक्वल टू एच के स्क्वायर बाई 4 पाई में एम इंटू के, तो के कट जाएगा स्टूडेंट, तो के कट जाएगा ये वाला। और फिर से इसको रिवर्स मोड में लेके चलूँ मैं, के को अगर बटे के बटे में ले आऊँ और 2 पाई बाई के को मैं लिख सकता हूँ लैम्डा एच अपॉन 2 m लैम्डा, और डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य से मैं जानता हूँ कि h बटे लैम्डा को मैं p लिख सकता हूँ, तो p इज इक्वल p बटे 2m, मतलब vp इज इक्वल टू mv, ये p बटे 2m आया है ना, vp मैं फेज वेलोसिटी निकालना चाह रहा हूँ, vp इज इक्वल टू p बटे 2m, और p का मान होता है mv, तो mv रख दिया तो mm कट गया तो v बटे 2 आया। फेज वेलोसिटी इज इक्वल टू v बाई 2, कहने का मतलब है कि कण के वेग का आधा। डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य को जैसे ही आपने m द्रव्यमान के कण जो कि 1/2 mv स्क्वायर के गतिज ऊर्जा से मूव कर रहा था, उसके साथ जैसे ही आपने डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य के कंसेप्ट को इंक्लूड किया, और उसके बाद जब हम लोगों ने इसको कंक्लूजन के तौर पे उसके फेज वेलोसिटी को कैलकुलेट किया, उसका मान मुझे मिलता है वे जो कण जिस गति से चल रहा था v गति से उसका आधा। तो क्या कंक्लूजन निकलता है इससे, मतलब फेज वेलोसिटी तरंग का जो वेलोसिटी है वो कण के वेग का आधा है, मतलब द्रव्य तरंग का वेग कण के वेग से कम है, अर्थात द्रव्य तरंग जो कि कण से संबंधित रहेगी कण से पीछे रह जाएगी। पार्टिकल अगर आगे चल रहा है यहाँ पर तो तरंग ऐसे निकल रहा है, ऐसा ये रिजल्ट दे रहा है हमको। नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए पार्टिकल आगे है और तरंग पीछे है, क्योंकि ये तरंग का वेग v है और सॉरी कण का वेग v है, और फेज वेलोसिटी आप निकाल के लेके आ रहे हो भैया कि v/2 है, मतलब ये तरंग वेग बोलते हैं इसी को ना, फेज वेलोसिटी को। तो ऐसा तो होता नहीं भाई, क्वांटम फिजिक्स तो ये बोलता है कि कण के साथ साथ वेव अटैच्ड होके आगे दौड़ते रहता है, जो कि वास्तव में सही नहीं है। ऐसा होने पर द्रव्य तरंग और द्रव्य कण में कोई संबंध ही नहीं रहेगा। फलस्वरूप द्रव्य तरंगों के लिए तरंग वेग फेज वेलोसिटी का कोई भौतिक महत्व नहीं होता, मतलब मैटर वेव के लिए किसी भी प्रकार के फेज वेलोसिटी का कोई अस्तित्व नहीं है। मतलब अगर आप कोई पत्थर फेंक रहे हो ना, तो पत्थर फेंक रहे हो मतलब उसके साथ तरंग वेलोसिटी नाम का कोई चीज एसोसिएटेड नहीं। ये कंक्लूजन ये बोलता है कि पत्थर फेंकोगे तो पत्थर तो आगे चले जाएगा और उससे पहले और वेव चलेगा, जो कि पॉसिबल नहीं। तो ये कंक्लूजन हमने निकाला, याद रखना ये नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए, जब प्रकाश के गति से हम बहुत कम स्पीड से किसी चीज की गति करा रहे हैं, तो ये रिलेशन निकला। दूसरा, अब नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए अगर मैं समूह वेग निकालूं, तो समूह वेग क्या होता है स्टूडेंट, vg इज इक्वल टू डी ओमेगा बटे डी के। आपने ओमेगा का मान निकाला था ना अभी जस्ट ऊपर एक्सप्रेशन में, देखिए जरा यहाँ ये आपने ओमेगा का मान निकाला है, अब मुझे निकालना है डी ओमेगा बटे डी के, तो डी ओमेगा बटे डी के निकालो, तो देखिए जरा, तो Vg मतलब डी ओमेगा बटे डी के, तो ओमेगा का मान रख दिया डी बटे डी के, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है। कौन कौन सी चीजें कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, तो k स्क्वायर का अवकलन डी बटे डी के हिसाब से 2k, तो 2 कटेगा, ऊपर नीचे 2 कट जाएगा, h के बटे 2 पाई m आएगा, ठीक, h के बटे 2 पाई m आएगा, और इस k को यहाँ नीचे ले आओगे 2 पाई बाई k करोगे तो उसको लैम्डा लिख लोगे, तो h इज इक्वल टू m लैम्डा, और h बटे लैम्डा को मैं p लिखता हूँ, यहाँ से देखिए h बटे लैम्डा को मैं क्या लिखता हूँ जी, p मोमेंटम डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य से, और p को भी क्या लिखते हैं हम लोग, mv लिखते हैं। तो फाइनली यहाँ पर क्या आएगा आपके लिए, h बटे m, और लैम्डा को आप चाहो ऐसे कर लो किसी भी तरीके से कर लो, तो h बटे m भी अगर आप पुट करोगे तो s सेट कटेगा, m से m कटेगा और v पलट कर ऊपर चले जाएगा, मतलब vg ग्रुप वेलोसिटी इज इक्वल टू v। vg क्या होता है, vg होता है ग्रुप वेलोसिटी, और ग्रुप वेलोसिटी किसका था, थोड़ी देर पहले जो पढ़े उसको इमेजिन करिए। ग्रुप वेलोसिटी क्या है, वेव पैकेट का स्पीड है, जो कि तरंग के वेग के कण के वेग के बराबर है। देखिए क्या कंक्लूजन क्या निकल रहा है, कण के वेग के बराबर है, मतलब कण जिस स्पीड से चल रहा है, कण आपका जिस स्पीड से चल रहा है v, उसी स्पीड से इसके साथ साथ तरंग एसोसिएटेड है, वेव पैकेट एसोसिएटेड है, उसी स्पीड से वो भी चल रहा है, उसका वेलोसिटी कितना है, vg, क्योंकि ये दोनों बराबर आते हैं।
तो ये क्या बोलता है कि यदि कोई नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है तो पार्टिकल के साथ साथ तरंग पैकेट भी मूव कर रहा है, मतलब क्वांटम पॉइंट ऑफ व्यू से उस पार्टिकल के साथ साथ एक तरंग एसोसिएटेड है जो कि ग्रुप में गति करती है। और किसी नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए फेज वेलोसिटी या सिंगल तरंग वेग का कोई अस्तित्व नहीं होता, जो पिछला कंक्लूजन था। ये दोनों कंक्लूजन्स आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ये वाले और ये वाले। तो हमको क्या जानने को मिला कि अंततः ये पता चलता है कि भैया जो अपेक्षिकीय मुक्त कण से संबंधित डी ब्रोगली तरंग, मतलब नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल से संबंधित जो डी ब्रोगली तरंग है का जो समूह वेग है कर्ण के वेग के बराबर है। मतलब क्या, डी ब्रोगली द्रव्य तरंग कर्ण के वेग से ही गति करता है। जितना गति कण का होगा उसके साथ साथ ही वो वेव पैकेट भी उसके साथ मूव करेगा, अर्थात गतिमान कण एक तरंग पैकेट के तुल्य है। अब यहीं पर हम बोल सकते हैं ना, अब चीजों को समझिएगा क्वांटम फिजिक्स की ब्यूटी को। ये पार्टिकल है, अभी का कंक्लूजन ये बोला कि इसी के साथ साथ वो तरंग का पैकेट भी मूव कर रहा है। अब ये अगर आप सोचिए कि ये बहुत छोटे स्तर पर है, तो कोई बोलेगा भैया ये तो वेव है, कोई बोलेगा ये पार्टिकल है, कोई बोलेगा इसमें कण है, कोई बोलेगा इसमें तरंग है। और यही तो आपके विकिरण की द्वैती प्रकृति है, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर, बोथ आर इंक्लूडेड टू दिस पार्टिकल। कण भी है इसमें और इसी में क्या है जी, वेव भी है। और इसी चीज से ये आगे मीडियम में क्या होता है, मूव करता है। v इज इक्वल टू क्या है हमारा, vg है। तो यही तो क्वांटम फिजिक्स शुरू से बोलता है ना कि एक कण के साथ साथ एक वेव भी एसोसिएटेड होता है, मतलब प्रकाश की द्वैती प्रकृति होती है, कण भी है वो और पार्टिकल भी है। अब कहीं कहीं पे ये कण जैसा अपने आप को प्रदर्शित करता है, कहीं कहीं पर ये वेव जैसा एसोसिएटेड होता है, मतलब गतिमान कण एक तरंग पैकेट के तुल्य होता है। ठीक है, ये कंक्लूजन इस टॉपिक से हम लोगों ने निकाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। अब थोड़े थोड़े हम लोग मैथमेटिकल पोर्शन से फिजिक्स की बातों को कर रहे हैं, ज़्यादा थ्योरी नहीं है। और ये जो लिखे गए कोड समीकरण हैं ये सारे के सारे शाब्दिक अर्थ ही हैं जो चीज़ों को समझा रहे हैं आपको। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए ठंडे दिमाग से एक एक स्टेप के आधार पर इसको समझना पड़ेगा। एक बार जो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठेगा ना, वो आप जीवन भर नहीं भूलेंगे। न्यूरॉन्स आपके हर नई जानकारी को आपका माइंड आपके माइंड में बिठाने के लिए नए न्यूरॉन्स का उपयोग करता है। मतलब हम पुराने न्यूरॉन्स का यूज़ नहीं करता माइंड, तो नई चीज़ें जो आप फील करके, जो आप महसूस करके, जो इमेजिन करके सीखते हैं, उसको आपका दिमाग नए न्यूरॉन्स में फिट करता है। और वो मेमोरी का सेल जितना ज़्यादा बढ़ेगा, आपके दिमाग की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, आपकी सोचने समझने की क्षमता उतनी तेज अच्छी बढ़ेगी, आपका व्यक्तित्व उतना दमदार बनेगा, आप उतने ही रेपुटेटेड अपने आप को कहीं पर भी प्रेजेंट कर पाएंगे। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टू कि आप फिजिक्स को इमेजिन करते हुए चीज़ों को अपने माइंड में स्थापित करते जाएं। ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये वाले और ये वाले हमने जाने। अब आगे मैं इस पे बढ़ रहा हूँ कि डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य की विवेचना तरंग वेग के आधार पर, और एक बार हमें इसको करना है ग्रुप वेलोसिटी के आधार पर। ये बड़े मार्क्स का क्वेश्चन आता है स्टूडेंट। ये आपके सिलेबस में ऐसा लिखा हुआ है कि डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के द्वारा समूह वेग और कला वेग की व्युत्पत्ति कीजिए, ऐसा पूछेगा परीक्षा में कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर वेव वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी, आई एम सॉरी ग्रुप वेलोसिटी बाय डी ब्रोगली वेवलेंथ और डी ब्रोगली कंसेप्ट। तो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य की विवेचना तरंग वेग के आधार पे करेंगे हम लोग यहाँ पर, और एक बार हम लोग करेंगे ग्रुप वेलोसिटी के आधार पे। ये बड़े मार्क्स के क्वेश्चन में आएगा इसी तरीके से। अब यहाँ पर हमको इसको देखना है रिलेटिविस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे पहले भी वही चीज किया हूँ ना मैं, सेम टू सेम, लेकिन यहाँ पे रिलेटिविस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था। जो पत्थर आप फेंक रहे हो, जो पार्टिकल आप फेंक रहे हो, वो एक सीमित गति से चल रहा था, वी वेग से, उसकी गति सीमित है। जो बंदूक से चलने वाली गोली, तेज गति से चलने वाली बस, ट्रक, बाइक, कॉमेट, प्लैनेट, ये सब चीज। बट ऐसी चीजें जो पार्टिकल नेचर की हैं और वो जो एकदम तेजी से चल रही हैं लाइट की स्पीड से, और तो वो रिलेटिविस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसकी गति अगर आपको करना है, वो एक्चुअल क्वांटम फिजिक्स है। इससे रिलेटेड तो ये नॉर्मल रिजल्ट है, एक्चुअल फील्ड में तो इसी से डील करना है आपको, रिलेटिविस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से। देखते हैं चलिए। तो माना आपेक्षकीय वेग से,
ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो टर्म मैं यूज कर रहा हूँ। अब जो दिमाग में आपको रखना है कि रिलेटिविस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब कोई भी चीजें जो चल रही हैं हम ये मान के चल रहे हैं कि या तो वो लाइट की स्पीड से चल रही है या तो लाइट की स्पीड से बहुत 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 लगभग नजदीक 95% 90% तक की कोई पार्टिकल है जो गति कर रही है। माना अपेक्षकीय वेग से गतिमान कण का विराम द्रव्यमान। अब जब भी आप रिलेटिविटी ले आते हैं तो आपको रेस्ट मास का भी कंसेप्ट समझना पड़ता है। एम नॉट है, मोमेंटम पी है तथा कुल ऊर्जा ई है। अब सापेक्षिता के सिद्धांत से ऊर्जा ई तथा संवेग में संबंध होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये कहाँ था जी, कहाँ से आ रहा है? ये फर्स्ट ईयर से आ रहा है, फर्स्ट सेमेस्टर से। रिलेटिविटी का जो चैप्टर आप पढ़े हैं तो एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन इक्वेशन कहलाता है। इसको याद करके चलना है स्टूडेंट। अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये स्टेटमेंट पूछा जाता है कि सापेक्षिता के सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा ई तथा संवेग में क्या संबंध होता है करके ये समीकरण आपसे पूछा जाता है। तो ये रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के तौर पे एनर्जी मोमेंटम ये रिलेशन है। बट और डी ब्रॉगली तो ये बोलता है कि लैम्डा इज इक्वल टू एच पी होता है, ये निकाल चुके हैं। तो यहाँ से मोमेंटम इज इक्वल टू एच बटे लैम्डा होगा। और मैं जानता हूँ यहाँ पर एच बटे टू पाई का अगर मल्टीप्लाई करूँ मैं इसको बैलेंस करूँ तो 2 पाई बाई लैम्डा को क्या बोलते हैं ऐसे, तो एच बटे 2 पाई हो गया ये वाला। साथ ही साथ मैक्स प्लांक ये बोलता है कि इज इक्वल टू एच न्यू होता है। और यहाँ पर भी 2 पाई का ऊपर नीचे गुणा करूँ तो मेरे को मिलेगा एच बटे 2 पाई जो कि ओमेगा होगा। मैं क्या निकालना चाहता हूँ, के का मान ऐसा सेट कर लिया यहाँ से, और इन दोनों समीकरणों को, ये P है यहाँ से जो निकला है, P का मान आपने निकाला है h बटे 2 पाई के। ये देखिए P का मान है, P का मान है h बटे 2 पाई इंटू के, और E का मान कितना है h बटे 2 पाई ओमेगा। अगर मैं E बटे P करूँ, ध्यान दीजिए E बटे P करूँ तो ये पूरा कट पीट के क्या मिलेगा, ओमेगा बटे के मिलेगा। और ओमेगा बटे के को ही तो फेज वेलोसिटी बोलते हो स्टूडेंट। तो ई का मान इतना निकाले थे, लैम्डा पी का मान इतना निकाले थे आप, और ई का मान इतना निकाले थे। अगर हम लोग ई बटे पी कर लें तो ई बटे पी करने से क्या मिलता है, कट पीट के ओमेगा बटे के मिलता है। और उसी ओमेगा बटे के को हम लोग क्या बोलते हैं, फेज वेलोसिटी बोलते हैं। तो वीपी इज इक्वल टू ओमेगा बाई के इज इक्वल टू ई बाई पी। अब ई और पी का रिलेशन यहाँ से यूज करेंगे, इनका उपयोग करेंगे, ये वाला है ना, कि रिलेटिविस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कैसे लिखना है। तो वीपी इज इक्वल टू मेरे को मिला ई बटे पी रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए, कि टोटल एनर्जी डिवाइड बाय द मोमेंटम। देन हाउ आई चेंज दिस एक्सप्रेशन, तो भाई मैं यहाँ पर ई का मान रख दूंगा। ई का मान कैसे रखूंगा, यहाँ से निकालूंगा ना स्टूडेंट, ई का मान यहाँ से निकालेंगे आप तो इस तरफ जाएगा तो पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको ऐसे लिख लोगे, इजी है एक्सप्रेशन। यहाँ से ई का मान आपको मिल जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4। तो उसको यहाँ पे रख दिए, यहाँ पर इसमें ई बटा पी। तो देखिए ई बटा पी ऐसा आ गया। मैं यहाँ से सी स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ और पी स्क्वायर भी कॉमन ले सकता हूँ। तो पी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन निकालूंगा तो अपना रूट हटाएगा तो बाहर से ये पी सी बचेगा ऐसा, और यहाँ बटे में आ जाएगा ना पी स्क्वायर, क्योंकि नहीं था तो ये पी कट जाएगा तो बाहर में बचेगा ये सी, और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। तो वीपी इज इक्वल टू एन एक्सप्रेशन फेज वेलोसिटी ऑफ नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, ये एक्सप्रेशन आएगा जो कि क्या बताता है आपको, इसको ध्यान समझिएगा। रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के, नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए फेज वेलोसिटी होता है क्या, नहीं होता है। नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए फेज वेलोसिटी का कोई अस्तित्व नहीं है। वो बोलता है कि पार्टिकल आगे चलता है वो पीछे चलता है, जो कि सही नहीं है। अब मैं रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए फेज वेलोसिटी निकाला तो क्या एक्सप्रेशन आया, ऐसा आया। क्या कंक्लूजन है इसका, इसको समझते हैं, जो कि यह निष्कर्ष देता है कि मेरा फेज वेलोसिटी है लाइट की स्पीड से ज्यादा है। फिर से देखिए भाई, c into something of that, there are nothing any kind of minus sign, all quantities are in positive sign, the rest mass is in positive, c is a light of speed of light, lambda is a wavelength, h is a Planck constant, and all these things are positive। something कुछ तो मिलेगा, पार्टिकल का जो भी मास होगा उन सबको मिला के कुछ तो क्वांटिटी मिलेगी और वो c के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो ऑब्वियस है कि vp मेरा c से बड़ा ही होने वाला है। मतलब फेज वेलोसिटी ऑफ द रिलेटिविस्टिक पार्टिकल कितनी गति से चलता है, लाइट की गति से भी ज्यादा चलता है। अर्थात जो तरंग का वेग है डी ब्रॉगली
तरंग जो है, जो कि द्रव्य तरंग से संबंधित है, जो तरंग वेग Vp प्रकाश के वेग से अधिक होता है, ये समीकरण ये बोल रहा है आपको, ये कंक्लूजन है। डी ब्रोगली तरंग का तरंग वेग का मान तरंग दैर्ध्य पर निर्भर कर रहा है। यहाँ पे देखिए, ये डी ब्रोगली वेव का फेज वेलोसिटी है, जो कि वेवलेंथ पे निर्भर कर रहा है। देखिए, वेवलेंथ पे निर्भर कर रहा है, तरंग दैर्ध्य पे। अर्थात यह तरंग निर्वात में भी अपने गमन में विविधता या डिस्पर्सन प्रदर्शित कर रही है। नॉर्मल कंडीशन में नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए क्या होता है कि वैक्यूम में, निर्वात में प्रकाश तरंगे किसी प्रकार से भी डिस्पर्शन नहीं होता, वो एकदम स्ट्रेट चलती हैं। बट ये वाला जो हम लोग निकाले हैं तरंगों का, इंडिविजुअल तरंगों का जो वेग, तरंग वेग, जो उसके एक्सप्रेशन में लैम्डा भी आया हुआ है, और ये बताता है कि लैम्डा को बदलोगे तो वीपी भी बदलेगा। चाहे आप वैक्यूम में ट्रेवल करिए, चाहे आप किसी माध्यम में ट्रेवल करिए, चाहे पानी के अंदर ट्रेवल करिए या किसी और माध्यम में ट्रेवल करिए, अगर आपने तरंग दैर्ध्य को बदला है, आने वाले रेडिएशन से एसोसिएटेड वेवलेंथ को बदला है, तो फेज वेलोसिटी भी बदली जाएगी। मतलब डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के लिए, मतलब क्वांटम तरंगों के लिए माध्यम नहीं होने के कारण कोई ऐसा फर्क उसमें नहीं पड़ता विद्युत चुम्बकीय तरंगों जैसे। मतलब वो वहां पर भी डेविएशन शो करेंगी, वहां पर भी बिना माध्यम के भी उसमें विवर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण, ये सब हो सकता है किसमें, क्वांटम तरंगों में। लेकिन नॉर्मल विद्युत चुम्बकीय तरंगों में या प्रकाश जो क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग हम लोग कंसिडर करते हैं, उसमें ये चीज पॉसिबल नहीं है। वैक्यूम में डिस्पर्सन नहीं हो सकता, लेकिन क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग डी ब्रोगली तरंगों के संचरण में वैक्यूम में भी आपका डिस्पर्सन हो सकता है। ठीक, तो क्या बोल रहे हैं, डी ब्रोगली तरंगों का तरंग वेग का मान तरंग दैर्ध्य पर निर्भर कर रहा है। देखिए यहाँ पर, अर्थात तरंग निर्वात में भी अपने गमन में विविधता प्रदर्शित कर सकता है, जबकि निर्वात में प्रकाश तरंगों का तरंग वेग तरंग दैर्ध्य पर निर्भर नहीं करता है, वो सीधा सीधा चलता है। क्या रिजल्ट निकला, मतलब डी ब्रोगली तरंगों का व्यवहार विद्युत चुंबकीय तरंगों के व्यवहार से अलग किस्म का होता है। जो प्रकाश की तरंगे चलती हैं वो तरंगे अलग टाइप की तरंगे हैं भाई, और जो पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड है बोला है, जिसको मैक्स प्लांक ने बोला है, जिसको श्रोडिंगर और जिसको डी ब्रोगली ने बोला है, इन दोनों तरंगों में फर्क है, ये एक जैसी नहीं है। भले वो रेडिएशन से ही आ रहा है, प्रकाश से ही आ रहा है, बट उसको एक वेव के नजरिए में देखने से और इसमें इस वेव में फर्क है, क्योंकि ये डिस्पर्स हो सकती है बिना माध्यम के भी। ब्लैक होल के माध्यम से भी, उसके ग्रेविटी से भी डिस्पर्स होकर ब्रह्मांड के किसी भी कोने में क्वांटम तरंगे जा सकती हैं। चाहे वैक्यूम है, कोई माध्यम है या नहीं है, क्वांटम तरंगे गति कर सकती हैं, इधर उधर मुड़ सकती हैं, विवर्तित हो सकती हैं, इंटरफेरेंस का ध्रुवित भी हो सकती हैं, व्यतिकरित भी हो सकती हैं, विवर्तित भी हो सकती हैं। ये कहना है क्वांटम फिजिक्स का यहाँ पर। तो यही है कि इस प्रकार डी ब्रोगली तरंगों का व्यवहार विद्युत चुंबकीय तरंगों से अलग किस्म का होता है। ये किससे पता चला, जब हम लोग फेज वेलोसिटी का एनालिसिस किए हैं नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए, मतलब डी ब्रोगली तरंगों के द्वारा हेल्प से वेव वेलोसिटी या तरंग वेग के समीकरण की व्युत्पत्ति। तो ये जो निकल के आया एक्सप्रेशन, ये उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। ये है फेज वेलोसिटी का एक्सप्रेशन फॉर द relativistic particle on the basis of de Broglie wavelength. Now I move the second one, de Broglie wavelength की विवेचना समूह वेग ग्रुप वेलोसिटी के आधार पे, एनालिसिस ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ बेस्ड ऑन ग्रुप वेलोसिटी कॉन्सेप्ट। अब ग्रुप वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से आप रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए कैसे इस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे। अगेन स्टूडेंट, समूह वेग का सूत्र आपको याद हो गया होगा, Vg इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी के, डी ओमेगा बाई डी के। सो रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड एनर्जी रिलेटिविस्टिक आर, ये जानते हैं हम लोग, ये वाला फॉर्मूला होता है। यहाँ पे रखने के लिए हमको एक एक्सप्रेशन निकाल के लेके आना है, उसी की खोज कर रहे हैं हम लोग। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि ये इतना होता है, जहाँ से आप ऐसा लिख सकते हो इसको ब्रैकेट में, और मैक्स प्लांक बोलता है कि E बराबर एच न्यू, जो कि एच ओमेगा बाई टू पाई होगा। न्यू के जगह मैं क्या लिख लूंगा, ओमेगा बाई टू पाई, ये एनर्जी है। तो भाई ये भी इस वाले ई के जगह इसका मान रख देते हैं, ये देखिए इसको ले जाके यहाँ रख दिए, तो एच ओमेगा बाई टू पाई इधर आ गया, और ओमेगा का मान निकालना है यहाँ रखने के लिए, तो ये टू पाई बाई एच को इधर पक्षांतर कर दो, या तो ना भी करो तो डी ओमेगा बाई डी के होगा, या तो आप इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन टू को के सापेक्ष में अवकलन कर लो।
क्योंकि ये मेरे को निकालना है ना, टारगेट आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को मैं क्या कर लिया, अवकलन कर लिया किसके सापेक्ष में, के सापेक्ष में। तो देखिए जरा क्या मिलेगा आपको, h/2 वैसे रहेगा, ओमेगा का d ओमेगा बाई डी के। अब यहाँ पर अंदर में अवकलन किसका होगा स्टूडेंट, याद रखना, c कांस्टेंट है, m नॉट कांस्टेंट है, c स्क्वायर कांस्टेंट है, वेरी क्या करेगा, मोमेंटम। तो मोमेंटम वेरिएबल है, मतलब उसका अवकलन होगा, बाकी चीजों का नहीं होगा। तो अंडर रूट के अंदर है तो अवकलन करते हैं तो फलन का फलन है, तो इसको अंदर को t मानोगे तो वो 1/2t होगा, फिर t का t, फलन का अवकलन होगा। इतना बेसिक डिफरेंशिएशन आपको आता है। तो इस अंडर रूट वाले टर्म का अवकलन 1/2 इंटू समथिंग ऑफ दैट इंटू अंदर का t स्क्वायर का 2p और c स्क्वायर अपनी जगह पे रहेगा और p का dp बटे डी के, क्योंकि ऑपरेटर k था। और ये वाला तो जीरो हो जाएगा क्योंकि m नॉट इज अ कांस्टेंट, रेस्ट मास है, और c स्क्वायर तो आपका वो है स्पीड ऑफ लाइट, तो ये वाला टर्म जीरो। तो फाइनली ये मिला, ये 2 कट जाएगा, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, है ना, ये वाला। इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के जगह आप e रख सकते हो, ये वाला पूरा एक्सप्रेशन पर्टिकुलर ये वाला e के बराबर है, देखिए ये e है। तो 2 पाई, कौन सा 2 पाई, ये वाला 2 पाई, ये वाला 2 पाई इधर चला गया, बटे h, ये वाला h यहाँ चला गया, ये वाला एक्सप्रेशन e है, ये e है, पी सी स्क्वायर ये वाला, और dp बटे डी के। तो d ओमेगा बाई डी के का मान आपने ऐसा निकाला। इसको थोड़ा सा और सेट आउट करेंगे अपन अभी मोमेंटम के बेस पे। तो चूंकि अब जो एनर्जी है, ये तो रिलेशन था, प्लैंक कांस्टेंट के अकॉर्डिंग ये एनर्जी थी, बट रिलेटिविस्टिक पार्टिकल यदि ठीक ठाक मूव कर रहा है तो हम जानते हैं कि E बराबर जो आइंस्टाइन के एनर्जी रिलेशन से कितना होता है जी, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, और मोमेंटम इज P इज इक्वल टू एम वी। तो फाइनली यू पुट 2 पाई h, यहाँ पे जो E था उसके जगह एम सी स्क्वायर इंटू पी सी स्क्वायर डी पी बटे डी के। तो यहाँ पे P का मान रख दूंगा एम वी, यहाँ पर। तो यहाँ से स्टूडेंट देखिए कुछ कट रहा है क्या, अभी तो फिलहाल ऐसे ही है, डीपी बटे डी के है, ये ऐसा लिख लिया आपने 2 पाई, हाँ ये वाले p की जगह ये c स्क्वायर कट जाएगा, ये c स्क्वायर कट जाएगा, ये वाले p की जगह मैं रख लूंगा एम वी, क्योंकि मोमेंटम एम वी होता है, तो एम वी, और 2 पाई अपने जगह पर है, नीचे में h और ये वाला m है, और dp बटा डी के। तो फाइनली ये एम भी कट जाएगा, तो 2 पाई v बटे h dp बटा डी के। तो डी ओमेगा बाई डी के इज इक्वल टू 2 पाई वी बटे एच डीपी बटा डी के। बट हम लोग ये जानते हैं कि डी ओमेगा बटे डी के जो होता है डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के लिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ग्रुप वेलोसिटी बोलते हैं, और ग्रुप वेलोसिटी ही के ही बराबर रहता है वेव वेलोसिटी। कण का जो वेग है वो ग्रुप वेलोसिटी के बराबर ही होता है, ये कंक्लूजन हम लोग निकाले होगा। ये देखिए जब आप ग्रुप वेलोसिटी एनालिसिस करते हैं हम लोग, तो हमें ये मिलता है कि कण का जो वेग है वही समूह वेग के बराबर है, या फिर हम लोग क्वांटम की परिभाषा में बोलते हैं कि जो तरंग पैकेट का जो वेग है वही ग्रुप वेलोसिटी के बराबर है। तो ग्रुप वेलोसिटी के एनालिसिस के दौरान हमने ये कंक्लूजन पाया था भाई कि जो वीजी होता है, जो ग्रुप वेलोसिटी होता है, वही कण के वेग के बराबर होता है, जिसको डी ब्रोगली वेव बोलते हैं। तो वीजी की जगह हम क्या रख देंगे, यहाँ पर वी रख देंगे, इसके जगह वीजी, ये वीजी, ये तो इस तरफ वैसे ही है 2 पाई वी बाई एच डीपी बटे डी के, और इस तरफ हमने क्या रख दिया, ये वीजी की जगह आप क्या रख सकते हो, वी रख सकते हो इस कंक्लूजन से। तो फाइनली ये हुआ वी इज इक्वल टू 2 पाई वी, तो वी वी कट गया स्टूडेंट, देखिए जरा, अब वी वी भी कट जाएगा दोनों तरफ, ये वाला ना, तो 2 पाई बाई एच डीपी बटा डी के, मतलब एच बटे 2 पाई डीपी बटा डी के। और फाइनली अगर मैं डी के इस तरफ ले जाऊं, डीपी इस तरफ रख लूं, तो डीपी इज इक्वल टू एच बटा 2 पाई डी के। ये एक इंटीग्रल क्वेश्चन हो गया, और इस इंटीग्रेशन को अगर सिंपल तरीके से मैं सॉल्व करूं, इंटीग्रेशन करूं समाकलन से, देखिए जरा, dp इज इक्वल टू एच बाई 2p डी के। तो फाइनली यू हैव इंटीग्रेशन dp इज इक्वल टू एच बाई 2 के डी के प्लस कॉन्स्टेंट, इसका इंटीग्रेशन p होगा h बटे 2 पाई इंटू के होगा प्लस एक कॉन्स्टेंट। अगर आइडियली केस में अगर हम लोग कॉन्स्टेंट को जीरो माने, ठीक, इंटीग्रेशन एक तरह का कॉन्स्टेंट है, उसको अगर हम लोग नेग्लेक्ट करें तो p इज इक्वल टू एच बटे 2 पाई इंटू के होगा। और अगर यहाँ पर इस k को बैलेंस करने के लिए अगर मैं k के जगह मान रखूं, तो k का मान होता है 2 पाई बाई लेमडा, 2 पाई कट जाएगा, और p इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, h बटे लेमडा मिलेगा। और लेमडा की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ
तो लैम्डा इज इक्वल टू एच बटे पी होगा, जो कि डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का ही मान है। मतलब क्या निकला कि अगर आप रिलेटिविस्टिक स्पीड से किसी पार्टिकल को मूव करा रहे हो तो उसके साथ जो एसोसिएटेड तरंग होगी वो डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य होगी, या डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य होगी, या द्रव्य तरंग होगी, या मैटर वेव होगी। इससे प्रूफ होता है कि जो पार्टिकल्स रिलेटिविस्टिक स्पीड से प्रकृति में मूव कर रहे हैं, जिनकी स्पीड लाइट की स्पीड के तुल्य है, उनके साथ साथ एक तरंग एसोसिएटेड होती है जिसका मान एच बटे पी के बराबर होता है, और जिसको हम लोग डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य समीकरण कहते हैं। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन हुआ, समूह वेग की सहायता से डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य के समीकरण की व्युत्पत्ति भी होगी। क्वेश्चन इस तरफ से भी पूछा जाता है कि समूह वेग की सहायता से डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य समीकरण की स्थापना कीजिए। बड़े मार्क्स का क्वेश्चन, तो आपको इस तरह से लेते हुए स्टार्ट करना है, और ये बोल देगा कि रिलेटिविस्टिक स्टेट में ही आपको, अगर नॉर्मल कहा गया है तो आपको ऐसे ही इसको लेना है ना, रिलेटिविस्टिक केस में ही लेके चलना है, क्योंकि पूरा पूरा क्वांटम मैकेनिक्स जो है ना माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चल रहा है। मैक्रोस्कोपिक लेवल पे अपनी स्टडी नहीं कर रहे हैं, स्थूल स्तरीय पे नहीं कर रहे हैं, बल्कि सूक्ष्म स्तरीय चीजों की स्टडी करने के लिए हम क्वांटम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स वगैरह में भी ये सब कॉन्सेप्ट आएगा। तो एक कंक्लूजन है यहाँ पर, जैसे देखिए मान लीजिए कि हम लोग जानते हैं कि एच इज इक्वल लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी है, और पी को हम लोग बोलते हैं मोमेंटम, तो एम वी, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी। एम अगर एक बुलेट है, एक गोली जो बंदूक से चलती है, उसका मास अगर यहाँ पर रखें और वो बुलेट जिस स्पीड से चल रही है, और एच प्लांक कांस्टेंट का मान रख के जब हम लोग निकालते हैं ना, तो उससे संबंधित जो लैम्डा का मान है तरंगदैर्ध्य 10⁻34 मीटर के रेंज का मिलता है, जो कि बहुत ही स्मॉल है, उसको आप डिटेक्ट ही कर सकते हैं। मतलब जब एक बंदूक आप फायर करेंगे ना, भाई क्वांटम फिजिक्स क्या बोलता है कि किसी भी पिंड के चलने के दौरान उसके साथ वेव एसोसिएटेड है, तो जब गन से आप बुलेट फायर करेंगे तो उस बुलेट के साथ साथ भी तो वेव बननी चाहिए ना। हाँ बनेगी, ठीक है। तो बुलेट के जो औसत द्रव्यमान होते हैं और जो बुलेट की गति होती है, उसके आधार पे जब कैलकुलेट करके देखा गया तो उससे रिलेटेड जो ब्रॉगली वेवलेंथ है उसका मान इन द रेंज ऑफ 10⁻34 मीटर के रेंज में आया है। मतलब बहुत बारीक, बहुत बारीक, बहुत छोटी वेवलेंथ वाली, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी वाली तरंग उसके साथ एसोसिएटेड है, जिसको डिटेक्ट कर पाना बहुत नामुमकिन है, नहीं देख सकते आप। बट अगर कोई पार्टिकल ऐसा है जो बहुत छोटा है, जैसे एक पार्टिकल, ठोस पार्टिकल हमारे पास है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग गति कराते हैं एक ठीक ठाक रेंज की वेलोसिटी पे, समथिंग ऑफ 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, और जितना स्पीड में इलेक्ट्रॉन मूव करता है, या उसको और एक्सीलरेट करा के अगर हम लोग मूव कराते हैं, ठीक, तो उससे जो डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का जो रेंज मिलता है ना, वो 10⁻10 मीटर के रेंज का मिलता है। वो 10⁻10 मीटर के रेंज का मिलता है, जो कि एक्सरे के तरंगों के वेवलेंथ के बराबर है। और एक्सरे तो हम लोग डेली लाइफ में इतना यूज कर रहे हैं स्टूडेंट, आपको पता है ये एक एंगस्ट्रॉम है ना, 10⁻10 मीटर मतलब एंगस्ट्रॉम। तो इलेक्ट्रॉन को यदि आप दौड़ाओगे तो वो तो दौड़ेगा पार्टिकल की तरह, लेकिन उसके साथ जो वेव पैकेट के फॉर्म में उसके चारों ओर हमेशा वेव भी जा रहा है, तो पार्टिकल जा रहा है तो वेव भी जा रहा है ना, वेव पैकेट जा रहा है, ऐसे जा रहा है गॉसियन वेव पैकेट उसके साथ साथ, वो इस रेंज का हमको मिलता है 10⁻10 मीटर के रेंज का, जो कि एक्सरे का रेंज है। और एक्सरे तो मेजरेबल है ना, हम मेजर कर सकते हैं, उसके तरंगदैर्ध्यों को नाप सकते हैं। तो ये एक नई खोज निकल के आई कि इलेक्ट्रॉनों को यदि इस तरह से दौड़ाया जाए, उनको यदि इसी कंसेप्ट के आधार पर जो सर्न लेबोरेटरी है, जिसको लार्ज हैलोजन कोलाइडर बोलते हैं, जो फ्रांस के एक बड़े शहर में एक ट्यूब की तरह फैली हुई और पार्टिकल की टक्करें कराते हैं हम लोग उसको गोल गोल दौड़ा के उसमें, तो उससे गॉड पार्टिकल बनते हैं या और नए सेकेंडरी पार्टिकल बनते हैं। ये यूनिवर्स कैसे बना, बिग बैंग के बाद कैसे एनर्जीज बनी, इन सब का एक्सपेरिमेंट का एक जो सेटअप वहाँ पे बनाया गया है, तो वो उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन एंड डिफरेंट पार्टिकल्स को दौड़ा के उसकी टक्कर और उससे रिलेटेड एसोसिएटेड वेव्स को उससे पकड़ने की कोशिश की जाती है। तो ये कंक्लूजन है। तो फिर यहाँ से ये इस बड़े टॉपिक से यही निकल के आता है कि भाई जो समूह वेग है रिलेटिविस्टिक पार्टिकल का, उसके साथ डी ब्रोगली वेव एसोसिएटेड होती है। इस ये वाला एक्सप्रेशन उस चीज को प्रूफ करता है।
ठीक, तो स्टूडेंट आज के क्लास में यहाँ तक करने के बाद ये यूनिट मेरा कंप्लीट होता है। फर्स्ट यूनिट का ये लास्ट टॉपिक है और फर्स्ट यूनिट मेरी तरफ से यहाँ पे कंप्लीट होता है। हम लोगों ने आज के टॉपिक में क्या क्या देखा उसको बहुत जल्दी क्विक में रिवाइज करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि 1.5 घंटे का अगर ये क्लास है तो आधे आधे घंटे के ब्रेक में आप देखिएगा, पॉज कर करके देखिएगा, अदरवाइज आप बोर हो जाएंगे। और याद रखेंगे, अगर आज का क्लास आपको बोर लगा है मतलब आप सही जा रहे हैं, अगर आज का क्लास आपको लेंदी लगा है मतलब आप सही जा रहे हैं। आपकी माइंड को अब इस सब चीज़ों की आदत डाल लीजिए आगे आने वाले यूनिट्स में। अब मैं थ्योरी डायग्राम पे बात नहीं करूँगा, मैथमेटिकल इक्वेशंस पे जो फाउंडेशन आप सीख चुके हैं उसको सिर्फ मैं आपको याद दिलाऊंगा। मैं आपको उसको फील करने के लिए कहूँगा कि आप उसको मन में आँख बंद करके फील करिए भाई कि वो ऐसा होता था, मोमेंटम था, ये इस तरह का एनर्जी था। और फिर हम लोग उसके पूरे पूरे अब चित्र खींचने की कोशिश कर रहे हैं, हम खोज रहे हैं भाई उन्होंने जो बोला उसको अब अपन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टिकल के साथ साथ वेव चलता है तो वेव कैसा होता है, कैसा होता है वेव। तो उस वेव के ग्रुप में आखिर वो पार्टिकल कहाँ छुपा हुआ है, उस पार्टिकल को अगर ढूंढना चाहें हम लोग तो कैसे पकड़ सकते हैं। अब क्वांटम फिजिक्स ये बोलता है, क्लासिकल फिजिक्स ये बोलता है कि अगर यहाँ पे दीवार है तो इस तरफ से वेव उस पार नहीं जा सकती, लेकिन क्वांटम फिजिक्स बोलता है कि इस पार दीवार के उस पार भी वेव जा सकती है, उसकी भी प्रोबेबिलिटी है। वो उस दीवार से टकरा के पीछे की ओर भी ट्रेवल कर सकती है, उसकी भी प्रोबेबिलिटी है। तो ये चमत्कारी जो तरंगे जिसको ब्रोगली तरंगे या मैटर तरंगे बोलते हैं उसके एनालिसिस के लिए अब हम लोग एक उसका चलने का ढंग या किस नियम से वो चलता है उसके लिए उसकी गति का समीकरण या अवकल समीकरण बनाएंगे, एक पाथ इक्वेशन बनाएंगे, ट्रेजेक्टरी इक्वेशन बनाएंगे, जो कि आगे आने वाले यूनिट में मिलेगा। क्या निश्चित है, क्या अनिश्चित है, क्या मेजर कर सकते हैं, क्या मेजर नहीं कर सकते, वो सारी चीजें हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत वाले यूनिट में आएगी। उसके पाथ को पूरा पूरा श्रोडिंगर बताएगा, उसको अपन को समझना है तो आप अपने कंसेप्ट को भाई समय लेके पढ़िए, टाइम लेके अपने आप को दीजिए और उसको अच्छे से कमांड बनाते चलिए। तो आज के क्लास में हम लोगों ने क्या क्या जाना, सबसे पहला टॉपिक था गॉसियन वेव पैकेट। मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस की सहायता से मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि गॉसियन वेव पैकेट क्या होता है, ठीक है। उसके चित्र को आप रखेंगे, ये कंक्लूजन भी हमने देखा जाना है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, गॉसियन वेव पैकेट समझ लेने के बाद उसके बाद हम लोगों ने ये जो टॉपिक है ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी क्या होता था उसके एक्सप्रेशंस को निकाले, जो कि वीपी इज इक्वल टू ओमेगा बाई के और डी ओमेगा बाई डी के होता है। ये वाला एक्सप्रेशन आप याद रखिएगा, बड़े मार्क्स में आता है, ठीक। इसका कंक्लूजन उसके बाद तरंग पैकेट की लंबाई भी पूछता है कभी कभी, तो वो हमने कंक्लूड किया, जिसके लिए सामान्य समीकरण ट्रिग्नोमेट्रिक जो कंक्लूजन्स हैं उसके आधार पे हमने निकाले। ध्यान रखिएगा, मैथ्स के स्टूडेंट हैं आप लोग, आपको ये चीज़ बनेगा। देन उसके बाद हम लोगों ने डी ब्रोगली वेव्स को संबंध, ग्रुप वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी में रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा भाई। उसके बाद ये महत्वपूर्ण टॉपिक चालू हो जाता है, यहाँ से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितना 3 स्टार लगा है मतलब वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोगों ने नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए वेव वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी के आधार पर डी ब्रोगली वेव का क्या फर्क है, क्या एसोसिएशन है उसको देखा, और कंक्लूजन जो निकले उसके आधार पर नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए हम लोगों ने डी ब्रोगली तरंग की विवेचना की, तरंग वेग के भी आधार पे की और समूह वेग के भी आधार पे की। तो यहाँ तक आप लोग इस सब चीज़ों को अच्छे से करके रखिए, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट और आपके लिए फाउंडेशन वाले टॉपिक हैं। तो यहाँ पे ये यूनिट कंप्लीट होता है। ये आज के में बड़े मार्क्स के 2 क्वेश्चन आप बोल सकते हैं कि एक फेज और ग्रुप वेलोसिटी वाला टॉपिक करके और ये कंक्लूजन वाला, उसके अलावा जो छोटे टॉपिक्स हमने डिस्कस किए वो तो है ही है। तो ठीक है, ये यूनिट मेरी तरफ से यहाँ पे कंप्लीट होता है। इस वीडियो के आपके पास पहुँचने के बाद थोड़े समय के बाद इस पूरे यूनिट का नोट्स आपको व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से शेयर कर दिया जाएगा। सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो कर लें, नोट्स से रिलेटेड चीज़ें और नई आने वाली वीडियो के भी अपडेट वहाँ पे आपको दिए जाते हैं। तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में हमारे नए यूनिट को लेते हुए कि अब हमने पार्टिकल्स जान लिया, अब ये आज के क्लास में हमने ये भी जान लिया कि भाई वो पार्टिकल के साथ साथ वेव भी चलता है। अब अगले क्लास में हम देखेंगे कि भाई उसको पकड़ेंगे कैसे, कहाँ पे उसको अपन कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए, मिलते हैं बहुत जल्द हमारे नए क्लास में। कोई भी डाउट होगा जरूर कमेंट करके आप शेयर करिएगा, और कुछ भी कमी लगता है आपको, कोई सुधार मुझे करना है, उससे भी अपना फीडबैक आप बिल्कुल, नेगेटिव चीज़ें भी आप अगर पाते हैं फ्री माइंड से आप मेरे को उसको बताइए, ताकि मैं आने वाली वीडियो में उसको आपके लिए सुधार कर सकूँ। ओके, थैंक यू।
है।